हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के फाइनेंस के पार्ट बी का नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है बॉन्ड मार्केट। अब तक हम लोगों ने इसमें इक्विटी मार्केट कर लिया है। इक्विटी मार्केट का प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों पार्ट हमने कवर करे हैं कैपिटल मार्केट में। उसके अलावा हम लोगों ने मनी मार्केट करा है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा बॉन्ड मार्केट, जिसको हम लोग डेट मार्केट भी बोलते हैं। बॉन्ड मार्केट इज ऑल्सो नोन एज द डेट मार्केट, क्योंकि इसमें डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए जाते हैं। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम सेशन में चलते हैं। अगर इस टॉपिक को हम लोग अपने सिलेबस में देखें, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट जो पार्ट बी है उसके अंदर ये आता है हमारा बॉन्ड मार्केट। तो सिलेबस में इस जगह हम लोग अपने मार्केट को पढ़ रहे हैं। इसी में वही हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे। रीसेंट डेवलपमेंट जो मेजर डेवलपमेंट्स है वो हमारे करंट अफेयर्स के थ्रू हमें पता चलेंगे। जैसे आरबीआई कोई ओपन मार्केट ऑपरेशंस करता है, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर उनके एक्ट में कोई नया चेंज आ रहा है, वो विद द टाइम हम करंट अफेयर्स के थ्रू देखेंगे। तब तक हम इसके फंक्शंस क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, और उसके अलावा जो जैसे आरबीआई का रिटेल डायरेक्ट है वो हम लोग इसी वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड इटसेल्फ क्या होता है? बॉन्ड एक फिक्स्ड इनकम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, एक तरह का लोन दिखाता है फ्रॉम एन इन्वेस्टर टू अ बोरोवर। तो जब आपने एक तरह का लोन दे दिया तो फिर बोरोवर आपकी डेट में हो गया। शेयर मार्केट के अंदर क्या था, इक्विटी में हम लोग जब करते थे तो इक्विटी के अंदर आप उसमें हिस्सेदार बनते हो। बॉन्ड मार्केट में या डेट के थ्रू आप हिस्सेदार नहीं बनते, आप एक तरह से लोन दे रहे हो उसको, आप उसको उधारी दे रहे हो। इश्यूअर क्या करेगा? इश्यूअर एक प्रॉमिस करेगा कि पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट होगा, पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट। दूसरा, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, मतलब आपको कूपन मिलेगा। कूपन जो होता है वो हमारा पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट कहलाता है। फेस वैल्यू होता है आपका रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। अब इसमें एक चीज ऐसी है कि जरूरी नहीं है कि ये आपको मिले ही मिले। ये भी हो सकता है कि फेस वैल्यू आपको रिडीम होने के टाइम पर मिले या फिर रीपेमेंट के टाइम पर मिले, बट आप जब परचेस कर रहे हो तो आप फेस वैल्यू से कंपेयर करो। फेस वैल्यू से कंपेयर करो। मान लेते हैं कि कोई एक बॉन्ड है 100 रुपए का, आपने उसको 100 रुपए में परचेस करा, और ये बोलता है कि 2 साल तक वो आपको 10% का इंटरेस्ट देगा। तो आपको पहले साल 10 रुपए मिले, दूसरे साल 10 रुपए मिले, और उसके बाद 100 रुपए आपके वापस मिल गए। या फिर ये आपको ये भी बोल सकता है कि 100 रुपए के बॉन्ड पे आपको 10% क्यूमुलेट करके इंटरेस्ट लास्ट में पे आउट करेगा। मतलब कि 10 रुपए मिले और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह अगली बार 11 रुपए मिले, और लास्ट में आपको 121 रुपए मिले। दो चीजें तो ये हो गई। तीसरी चीज इसमें यह भी हो सकती है कि जो 100 रुपए का बॉन्ड था, ये आपको मिला 10% डिस्काउंट पर। ये आपको 10% डिस्काउंट पर मिला, मतलब 91 रुपए पर मिला, और पे आउट के टाइम पे आपको पूरे के पूरे 100 रुपए मिल गए। इस केस में क्या हुआ? क्या कोई कूपन इसमें आया? नहीं, ये बना जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बन गया। तो जहां पर वो इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होगा बॉन्ड में, और तो वहां पे क्या होगा, वो परचेज उसका डिस्काउंटेड वैल्यू पर आएगा और फेस वैल्यू पे रिडीम या फिर रीपेमेंट होगा। किनके अंदर होता है ये हम लोग मनी मार्केट में ऑलरेडी समझ चुके हैं, यहां पर भी इस चीज को समझेंगे। अब जो लिखा है इसको मैं पहले रब कर देता हूं, फिर आगे की बात करेंगे इसमें। ठीक है, अब बॉन्ड मार्केट क्या होता है? बॉन्ड तो हम लोगों ने समझ लिया। बॉन्ड मार्केट जो है, जिसे हम डेट मार्केट भी बोलते हैं, ये फाइनेंशियल मार्केट है जहां पे बॉन्ड्स आर इशूड। ठीक है, अब जो नए बॉन्ड इशू हो रहे हैं वो प्राइमरी मार्केट में जाएंगे, जो इशूड बॉन्ड्स का ट्रेड हो रहा है वो सेकेंडरी मार्केट में जाएगा। तो जैसे कैपिटल मार्केट में, क्योंकि एक्चुअली में बॉन्ड मार्केट भी कैपिटल मार्केट का ही पार्ट होता है। कैपिटल मार्केट में दो मेन चीजें होती है, एक होती है इक्विटी, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट में पिछले वीडियोस में। दूसरी होती है डेट्स, डेट्स या फिर बॉन्ड्स। ठीक है, बट बॉन्ड को हम लोग एक सेपरेटली, क्योंकि कॉन्सेप्ट काफी अलग हो जाता है, बॉन्ड मार्केट हम सेपरेट टॉपिक की तरह पढ़ रहे हैं। और क्योंकि जनरली कैपिटल मार्केट और शेयर मार्केट एक दूसरे के सिनोनिमस टर्म्स हैं एक नॉर्मल पब्लिक के लिए, इसलिए हमने वहां पे सिर्फ इक्विटी मार्केट डिस्कस किया था। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन में काम करता है। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, इक्विटी मार्केट डायरेक्टली नहीं करता, बट वहां सेकेंडरी मार्केट बिल्कुल करता है, और डेट मार्केट भी करता है। बट अगर एग्जाम में कैपिटल मार्केट के लिए सवाल आता है, जैसे वहां पे सेकेंडरी मार्केट के लिए एक सवाल था पिछले वीडियो में, तो बॉन्ड मार्केट की वजह से कैपिटल मार्केट मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन करता है। बेंचमार्किंग इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट रेट की बेंचमार्किंग होती है। फंडिंग गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट्स, तो गवर्नमेंट को और कॉर्पोरेट्स को फंडिंग भी मिलती है। ये सारे क्रूशियल रोल्स हैं बॉन्ड मार्केट के इन द इकोनॉमी। अब अगर एग्जाम में यही चीज आपको डिस्क्रिप्टिव में लिखने के लिए आ जाए, तो आप बोलोगे कि सर आपने तो खाली 4 पॉइंट्स बताए हैं, 5 पॉइंट्स बताए हैं, कैपिटल फॉर्मेशन, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, बेंचमार्किंग इंटरेस्ट रेट, फंडिंग गवर्नमेंट्स एंड कॉर्पोरेट्स। इससे
जब हम डिस्क्रिप्टिव का मटेरियल देंगे वहां पे रीडिंग मटेरियल भी आपको मिलेगा। कुछ टाइम पहले मैंने इंग्लिश के कुछ वो दिए थे आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए, कुछ फाइनेंशियल एडिटोरियल के पार्ट्स थे, आर्टिकल्स थे अलग अलग, वो मैं विद द टाइम और देता रहूंगा आपको। तो उसमें क्या था कि वहां से पढ़ते पढ़ते ना हमें अलग अलग तरीके से मैटर और मिलता जाएगा, पढ़ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जैसे मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन है, आप मॉनेटरी पॉलिसी को लिख दो कि अगर एसएलआर या सीआरआर हम लोग बढ़ा रहे हैं, मार्केट में लिक्विडिटी को हम लोग देख रहे हैं, तो लिक्विडिटी के लिए बॉन्ड इशू हो जाते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू हो जाती हैं, तो वहां से मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन हो गया। कैपिटल फॉर्मेशन हो जाता है कि जो कंपनी डेट ले रही है प्राइमरी मार्केट के थ्रू, तो वहां पे डेट मिल रही है कंपनी को और उस डेट पे कंपनी अपना कैपिटल बेस बढ़ा रही है। बेंचमार्किंग इंटरेस्ट रेट ऐसे ही होता है, फंडिंग फॉर गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट्स ऐसे ही होता है। तो ये चीजें वन वर्ल्ड को आप मेरे हिसाब से एक लाइन दो लाइन में फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हो इफ एंड व्हेन नीडेड। कैसे करना है वो हम लोग विद द मटेरियल देखते जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ बॉन्ड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बात करें तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड हमारे सबसे पहले इसमें बॉन्ड बेस्ड ऑन इशूअर डिस्कस करते हैं कि बॉन्ड्स को इशू कौन कर रहा है। इसमें काफी सारे आएंगे, उसमें सबसे पहला आता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है। रीजन क्या है इनका इशू करने का? अपने फिजिकल रिक्वायरमेंट्स और पब्लिक एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए। इन बॉन्ड्स के अंदर खास बात ये होती है कि सोवरेन बैकिंग होती है क्योंकि सरकार का है। जब सरकार के ही बॉन्ड्स है तो इन्हें रिस्क फ्री कंसीडर किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू द डिफॉल्ट रिस्क। डिफॉल्ट रिस्क क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। द इशुएंस मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स दे आर कंडक्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिसेंटली ये एग्जाम के लिए भी इसलिए इतना ज्यादा जरूरी हो गया क्योंकि अभी जनवरी मंथ में आरबीआई ने गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के साथ में टाई अप करा था उनकी पब्लिक डेट मैनेज करने के लिए। जब पब्लिक डेट मैनेज कर रहे हैं तो मतलब उनके बिहाफ पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स आरबीआई इशू कर सकता है, मेकिंग देम द मोस्ट रिलायबल एंड लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स इन द इंडियन बॉन्ड मार्केट। दूसरे होते हैं ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स क्या होती हैं? ये शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है जिनकी मैच्योरिटी 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज की होती है। डिटेल इसका हम लोगों ने मनी मार्केट वाले वीडियो में पढ़ लिया है। मनी मार्केट के अंदर हम लोगों ने इसका डिटेल पढ़ लिया है, मैं यहां पे इसको मेंशन नहीं करूंगा और ज्यादा। डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिसको हम लोग जीसेक्स भी बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती है लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है। मैच्योरिटीज इनकी 5 से 40 साल तक की होती है। पहले 5 से 30 साल थी, अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले ही बढ़ा के 40 साल किया गया है। These bonds carry either a fixed or floating coupon and are used to finance long-term government securities. फिक्स कूपन और फ्लोटिंग कूपन, कूपन हमने क्या बोला था? जो इंटरेस्ट पे है ना, जो इंटरेस्ट दिया जाएगा बॉन्ड के केस में वो कूपन कहलाता है। फिक्स के अंदर वो हमने एक फिक्स कर दिया, फ्लोटिंग के अंदर वो अलग अलग पीरियड पे चेंज हो सकता है डिपेंडिंग कि मार्केट कंडीशंस क्या चल रही हैं। और जो गवर्नमेंट के लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उसको फाइनेंस करने के लिए यूज होता है। Dated government securities act as the benchmark risk-free instruments in the economy and are extensively used for pricing other debt instruments. ठीक है, बेंचमार्क की तरह काम करता है जो रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट्स का बेंचमार्क है। एसडीएल होता है स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। तो स्टेट गवर्नमेंट जब सिक्योरिटीज इशू करती हैं उसको एसडीएल बोला जाता है, स्टेट गवर्नमेंट लोन्स। ये वो बॉन्ड्स होते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है टू फाइनेंस देयर बजटरी डेफिसिट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट को जब पैसा होगा वो जी सेक्स जो है मार्केट में लॉन्च करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को जब पैसा चाहिए होगा वो एसडीएल मार्केट में लॉन्च करेंगे। पैसा क्यों चाहिए होता है? अपना फिजिकल डेफिसिट फिल करने के लिए, अपने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए। अब जो एसडीएल्स होती हैं इनके पास कोई एक्सप्लिसिट सोवरेन गारंटी तो नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है, बट ये भी रिलेटिवली सेफ ही मानी जाती है। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की तो बैकिंग है इस पे, और टिपिकली दे ऑफर हायर यील्ड देन सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्योंकि इनका रिस्क ज्यादा है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो टोटली रिस्क फ्री है, एसडीएल ना रिलेटिवली सेफ मानी जाती है, बट ऐसा नहीं है कि टोटली ने रिस्क फ्री मान लिया। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि एक्सप्लिसिट गारंटी नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की, सोवरेन गारंटी हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, ठीक है। अच्छा, अब इनके अंदर यील्ड ज्यादा होती है, मतलब इनका यूजुअली कूपन ज्यादा तक हो जाता है फॉर अ पर्टिकुलर टेन्योर। मान लेते हैं हम 5 साल की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो 5 साल के लिए एसडीएल का टेन्योर एज कंपेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट की जीसेक्स ज्यादा होगा। अगली सिक्योरिटीज देखते हैं। फिर आते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, पीएसयू बॉन्ड्स और म्यूनिसिपल बॉन्ड्स ना, ये 3 तरह के देखते हैं। जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं प्राइवेट कंपनीज इशू करती हैं, कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी इशू करती हैं।
किस लिए? जो उनको अपने लॉन्ग टर्म फंड्स रेज कर रहे होते हैं उसके लिए। अब वो किसी भी चीज के लिए हो सकता है, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए हो सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए होता है, रीफाइनेंसिंग के लिए हो सकता है। अब क्योंकि इसका जो रीपेमेंट है वो इश्यूइंग कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पे डिपेंड करेगा, मतलब इन बॉन्ड पे कुछ क्रेडिट रिस्क है। एज इन की मान लीजिए आपने 5 साल के लिए पैसा ले लिया, व्हाट इन केस विद इन द 5 years कंपनी को कुछ रिस्क हो गया, कंपनी नहीं आपको पे कर पाई, तो जहां पे कंपनी अपने बॉन्ड का पैसा नहीं पे कर पाएगी वो क्रेडिट रिस्क कहलाता है। क्या होता है क्रेडिट रिस्क, हम डिटेल में समझेंगे आगे। देयरफॉर इन्हें मैंडेटरी क्रेडिट रेटिंग चाहिए होती है, ताकि ऐसा ना हो कि कोई भी कंपनी आके बॉन्ड्स लॉन्च कर दे। कुछ उनकी स्पेसिफिक क्रेडिट रेटिंग होगी, जो हमने एक वीडियो डाला था बैंकिंग अवेयरनेस में, मैंने आप लोगों से कहा भी था, उसमें क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज और सीआईसीज का एक वीडियो था। नहीं होता मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक यहाँ सबमिट कर दूंगा, या फिर आप लोगों को कमेंट में पिन कर दूंगा, उसे प्लीज देखिएगा। हायर रिस्क इज कंपनसेटेड थ्रू हायर इंटरेस्ट रेट्स कंपेयर टू द गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स अगर 6% 7% इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है वो 8% से लेकर 12% 15% तक इंटरेस्ट देते हैं। पीएसयू बॉन्ड जो होते हैं ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस देती हैं, which are owned by the government. Although they are not sovereign bonds, they are perceived as relatively safer due to implicit government support. क्योंकि जब गवर्नमेंट ही उन पब्लिक सेक्टर्स को रन कर रही है, तो जैसे आप अगर पब्लिक सेक्टर किसी बैंक में भी जॉब करते हो, किसी इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करते हो, किसी और पब्लिक सेक्टर में जॉब करते हो, वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब नहीं है, फिर भी उसको हम सरकारी जॉब ही बोलते हैं। अगर आप एसबीआई में जॉब कर रहे हो, बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब कर रहे हो, तो उसे सरकारी जॉब इसीलिए बोला जाता है क्योंकि बैंक सरकारी है। आप सरकार के एम्प्लॉय नहीं हो, आप उस बैंक के एम्प्लॉय हो, बट फिर भी आपको सरकारी एम्प्लॉय एटलीस्ट बोलने के लिए आता है। These bonds typically offer yield higher than the government securities but lower than the प्राइवेट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, क्योंकि इनमें रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है। जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा यील्ड या फिर उतना ज्यादा आपको कूपन उसमें मिलेगा। म्युनिसिपल बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट अभी कुछ टाइम पहले ही बजट में अनाउंस किया गया था, 2-3 साल पहले। These are issued by urban local bodies to finance infrastructure projects such as water supply, sanitation, roads, and urban transport. Repayment depends on the municipal revenue, making these bonds riskier than the government bond. जैसे मान लीजिए आप किसी सिटी में हैं, डिस्क्रिप्टिव में हम लोग इस चीज को देखेंगे, यहाँ मैंने नहीं डाला। एक दो सिटीज हैं, एक दो म्यूनिसिपालिटीज हैं ऐसी जिन्होंने इस बॉन्ड को शुरू में ही लॉन्च करा था, जैसे केरला का आई थिंक कोई म्यूनिसिपालिटी थी। वी विल कवर दैट थिंग विद द डिस्क्रिप्टिव आंसर्स। अब इंडिया में दिस मार्केट इज स्टिल डेवलपिंग एंड इज प्रमोटेड टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द गवर्नमेंट ग्रांट्स। कि किसी सिटी को, किसी डिस्ट्रिक्ट को अगर खुद का डेवलपमेंट करना है, वो इस तरह से कर सकती है कि उसने म्यूनिसिपल बॉन्ड्स लॉन्च किए, पब्लिक से पैसा लिया एंड देन उस पर्टिकुलर म्यूनिसिपालिटी को डेवलप किया गया अलग अलग चीजें के लिए, चाहे वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट्स हो, सैनिटेशन हो, वहां की लोकल रोड्स हो, अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स हो, वहां पर म्यूनिसिपल बॉन्ड्स काम आते हैं। तो इसमें क्या होगा कि उस पर्टिकुलर म्यूनिसिपालिटी को या डिस्ट्रिक्ट को सरकार के से पैसा मिलने की या पैसा आने का वेट करने की नीड नहीं पड़ेगी। फिर आते हैं हमारे बॉन्ड जो कि मैच्योरिटी पे बेस्ड होते हैं। पीछे हमने 7 बॉन्ड्स पढ़े जो इशूअर पर थे, अब हम मैच्योरिटी की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म बॉन्ड है, मीडियम टर्म बॉन्ड है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड है। शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर होती है, जो हमारे टिपिकली मनी मार्केट के अंदर होते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल्स हो गए या बाकी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। और मेनली क्यों यूज करते हैं? फॉर मीटिंग शॉर्ट टर्म फंडिंग नीड्स। किसकी? गवर्नमेंट की। दीज बॉन्ड्स कैरी लोअर इंटरेस्ट रेट रिस्क ड्यू टू देयर शॉर्टर टेन्योर। इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट का राइजिंग सिनेरियो बढ़ता है, जब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के रिजल्ट में बैंक अपना डिपॉजिट का रेट बढ़ा लेते हैं। कैसे बढ़ाते हैं वो हम रिस्क मैनेजमेंट वाले वीडियो में समझेंगे। मीडियम टर्म बॉन्ड्स, ये जनरली इनकी मैच्योरिटीज होती है 1 से 5 साल तक की। यूजुअली कॉर्पोरेट कंपनीज या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसको इशू करते हैं उनकी मीडियम टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए या फिर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। इनका मॉडरेट इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स वो होते हैं जिनकी मैच्योरिटी 5 साल से बढ़ जाती है और टिपिकली गवर्नमेंट ही इनको इशू करती है ना। तो गवर्नमेंट्स के लिए, इंफ्रा के लिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है वो भी करती हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी करते हैं। दीज बॉन्ड्स आर हाईली सेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट चेंजेस। क्यों? क्योंकि लंबे टाइम के लिए, 5 साल बाद, 8 साल बाद हमें नहीं पता मार्केट की कंडीशन क्या चल रही है, हो सकता है डिपॉजिट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलने लग जाए। अब मान लीजिए है कि किसी ने 7% रेट पे बॉन्ड में पैसा लगाया, बीच में कुछ बैंक 7.5 और 8 और 8.5% भी इंटरेस्ट रेट देने लग गए थे, तो वहां पे तो इन बॉन्ड्स में पैसा लगाने पे लॉस हो जाएगा। तो उस समय जो नए बॉन्ड्स आएंगे उनका इंटरेस्ट रेट ज्यादा आएगा। अब मान लेते हैं कि अभी गवर्नमेंट का आपका 8 साल का एक बॉन्ड है जो 6% पर है,
2 साल बाद गवर्नमेंट का वही 8% का बॉन्ड जो नया मिलेगा वो आपको 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। तो वहां पे उसे इंटरेस्ट रेट रिस्क माना जाता है कि इंटरेस्ट रेट चेंजेस की वजह से सेंसिटिविटी उनमें कितनी है। तो 5 से 8 साल वाले जो हैं या 5 साल से ज्यादा बड़े वाले जो भी हमारे लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं, दीज आर हाईली सेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट चेंजेस। क्यों यूज किए जाते हैं? इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग के लिए, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कूपन स्ट्रक्चर पर बेस्ड इनका टाइप। जैसे फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स होते हैं, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड होते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं। फिक्स्ड रेट कौन से होते हैं? जिनके अंदर कूपन रेट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द बॉन्ड। इन्वेस्टर रिसीव्स अ फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट एट रेगुलर इंटरवल, मेकिंग दीज बॉन्ड प्रिडिक्टेबल बट वल्नरेबल टू इंटरेस्ट रेट रिस्क। ठीक है, आपको फिक्स इंटरेस्ट तो मिल रहा है रेगुलर इंटरवल पे, है ना, आपको प्रिडिक्टेबल भी है कि कितना कितना पैसा मिलेगा, बट इंटरेस्ट रेट रिस्क पे वल्नरेबल है। जो फ्लोटिंग रेट होते हैं, दे कैरी कूपन दैट आर पीरियडिकली रीसेट बेस्ड ऑन द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट सच एज द रेपो रेट या गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड ना। तो एक बेंचमार्क रेट हो गया कि उसके रेस्पेक्ट में ही इनका कूपन रेट चलता रहेगा। दीज बॉन्ड्स हेल्प प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स फ्रॉम इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी। क्वेश्चन अगर ये आ जाता है कि इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए, या फिर मान लीजिए 5 मार्क में ही आ गया 10 नंबर के 15 नंबर के क्वेश्चन के अंदर एक पार्ट बनकर कि इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी क्या होती है ना, और उसको काउंटर कैसे किया जा सकता है, योर आंसर वुड बी फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, जिसको आप फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हो। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं? इनके अंदर कोई पीरियोडिक इंटरेस्ट नहीं होता और ये डिस्काउंट टू देयर फेस वैल्यू इशू होते हैं, जो हमने सबसे पहले इस चीज को डिस्कस करा था। इसमें इन्वेस्टर का रिटर्न जो होता है कंप्लीटली कम्स फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन द इशू प्राइस एंड द रिडेम्पशन वैल्यू, जो उसकी फेस वैल्यू होगी। वही 100 रुपए वाला एग्जाम्पल है कि 100 रुपए का बॉन्ड आपको 90 रुपए में मिल गया या 91 रुपए में मिल गया, और रिडेम्पशन के टाइम पे आपको उसके पूरे 100 रुपए मिल गए। तो जो बीच का डिफरेंस हुआ वही आपका रिटर्न या फिर प्रॉफिट हो गया। ठीक, अब आते हैं बॉन्ड ऑन स्पेशल फीचर्स। कुछ बॉन्ड्स के स्पेशल फीचर्स होते हैं, जैसे कॉलेबल बॉन्ड, पुटेबल बॉन्ड और कन्वर्टेबल बॉन्ड। अब जो कॉलेबल बॉन्ड्स होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, इश्यूअर को राइट होता है, राइट टू रिडीम द बॉन्ड बिफोर मैच्योरिटी, यूजुअली व्हेन इंटरेस्ट रेट फॉल। आमतौर पे बॉन्ड में आपका पैसा फिक्स हो जाता है, बट कॉलेबल बॉन्ड के अंदर आप उन्हें मैच्योरिटी से पहले ही रिडीम कर सकते हो। दिस फीचर बेनिफिट्स द इश्यूअर बट इंक्रीजेस री इन्वेस्टमेंट रिस्क फॉर इन्वेस्टर्स। क्या होता है री इन्वेस्टमेंट रिस्क, हम रिस्क के अंदर पढ़ेंगे, इसी वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। पुटेबल बॉन्ड, पुटेबल बॉन्ड अलाउ इन्वेस्टर टू सेल द बॉन्ड बैक टू द इशूअर बिफोर मैच्योरिटी। ठीक है, तो पुटेबल बॉन्ड में अब वो पैसा वापस इशूअर को देना पड़ेगा और उसके पास बॉन्ड आ गया एट प्री डिटरमाइंड प्राइस, प्राइस पहले से डिटरमाइन किया जाएगा, thereby providing protection against rising interest rates. फिर आते हैं कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। कन्वर्टिबल बॉन्ड्स गिव इन्वेस्टर द ऑप्शन टू कन्वर्ट द बॉन्ड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ द इशूइंग कंपनी। ये इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपने बॉन्ड में या फिर आपने डेट में पहले पैसा लगाया, कंपनी फिर आपको उस डेट के बदले अपनी कंपनी में इक्विटी होल्डिंग दे देगी। दीज बॉन्ड्स कंबाइन फीचर ऑफ बोथ डेट्स एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक, ये हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स थे। अब एक हमारा इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन बॉन्ड होता है, जिससे हम लोग इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड बोलते हैं। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के अंदर क्या होता है, दीज आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स फ्रॉम इन्फ्लेशन बाय आइदर द प्रिंसिपल और कूपन और बोथ टू एन इन्फ्लेशन इंडेक्स। ये जो बॉन्ड्स होते हैं, दीज एंश्योर्स प्रिजर्वेशन ऑफ रियल परचेजिंग पावर। ठीक है, रियल परचेजिंग पावर की प्रिजर्वेशन होती है। इसके अंदर क्या होगा, इन्फ्लेशन इंडेक्स है, इंडेक्स कौन से होते हैं हमारे, सीपीआई होता है, डब्ल्यूपीआई होता है ना। किसी से हमने इसको लिंक कर दिया, इसके प्रिंसिपल को या फिर कूपन को, कि अगर इन्फ्लेशन हमारा ज्यादा बढ़ेगा तो आपका कूपन का रेट भी ज्यादा बढ़ेगा, इन्फ्लेशन अगर कम हो गया तो वो डिपेंड करता है कि बॉन्ड के अंदर कि बॉन्ड उसे कम कर रहा है या नहीं कर रहा है, बेस्ड ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस। टैक्स ट्रीटमेंट के ऊपर भी बॉन्ड्स होते हैं हमारे, टैक्स फ्री बॉन्ड्स होते हैं इसके अंदर, जो कि मेनली गवर्नमेंट के थ्रू इशू किए जाते हैं, वेयर द इंटरेस्ट इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स। तो जो आपने इंटरेस्ट इनकम अर्न करी है उस पर आपका कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। दीज बॉन्ड्स आर पर्टिकुलरली अट्रैक्टिव टू लॉन्ग टर्म रिटेल इन्वेस्टर, जो आपके मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि टैक्स सेविंग के अलग अलग चीजें होती है, जैसे हम लोग फिक्स डिपॉजिट कराते हैं टैक्स सेवर वाला, या एनएससी खरीदते हैं हम लोग, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, कहीं और पीपीएफ में पैसा जमा करते हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट के बॉन्ड्स भी आते हैं टैक्स ट्रीटमेंट के लिए। अब बात है बॉन्ड मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं। एक तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। सबसे पहला होता है इशूअर। इशूअर कौन होता है बॉन्ड्स का, जो फंड ले रहा है।
उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, म्यूनिसिपल बॉडीज हैं। पीछे हमने समझा भी था। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा लार्जेस्ट बोरोवर है बॉन्ड मार्केट का, टी बिल्स इशू करता है, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करता है, किस लिए? अपने फिजिकल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट रेज करती है फंड थ्रू स्टेट डेवलपमेंट लोन्स टू मीट बजटरी एंड डेवलपमेंटल रिक्वायरमेंट्स, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। जो कॉर्पोरेट्स है, पीएसयूज हैं, ये अपने कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करती हैं, इन्हें अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, एक्सपेंशन के लिए, इंफ्रा के लिए या रीफाइनेंसिंग के लिए, बट इनके अंदर क्रेडिट रिस्क होता है। ये सब हम पीछे पढ़ चुके हैं अभी। म्यूनिसिपल बॉडीज जो होती हैं ये बॉन्ड इशू करती हैं टू फाइनेंस अर्बन इंफ्रा सच एज वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, रोड एंड ट्रांसपोर्ट। मार्केट इज स्टिल डेवलपिंग इन इंडिया, अभी इंडिया में म्यूनिसिपल बॉन्ड्स पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है। फिर आते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन कौन से होते हैं? जो लेंडर ऑफ फंड्स होते हैं, जो कि बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं। बैंक्स आते हैं सबसे पहले, तो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, पेंशन और प्रोविडेंट फंड्स वाले कंपनीज होती हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं। आपके मेरे जैसे लोग जब अपने लिए लगा रहे हैं तो हम लोग रिटेल इन्वेस्टर हो जाते हैं। हम किसी कंपनी में बैठ के उस कंपनी के बिहाफ पे लगाएंगे तो वो डिपेंड करेगा कि हम बैंक से लगा रहे हैं या इंश्योरेंस कंपनी से या म्यूचुअल फंड से या कहाँ से। तो बैंक जो होते हैं हमारे मेजर इन्वेस्टर होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ड्यू टू एसएलआर रिक्वायरमेंट, ठीक है, और इनकम और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं प्रीडोमिनेंटली लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट और हाई रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगाती हैं, क्योंकि उनकी लायबिलिटीज भी जो होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती हैं एंड एंश्योर स्टेबल रिटर्न्स। म्यूचुअल फंड जो होते हैं वाइड रेंज ऑफ बॉन्ड्स में लगाते हैं ऑन बिहाफ ऑफ रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इट प्लेज अ की रोल इन एनहांसिंग लिक्विडिटी इन द सेकेंडरी बॉन्ड मार्केट। तो सेकेंडरी बॉन्ड मार्केट में म्यूचुअल फंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो पेंशन और प्रोविडेंट फंड वाले हैं ये भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, है ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर सीकिंग स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स, प्रोवाइड डेप्थ एंड स्टेबिलिटी टू द बॉन्ड मार्केट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो होते हैं ये गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स। कितना इन्वेस्ट करेंगे ये आरबीआई एज पर द फेमा गाइडलाइंस बताता है। एनहेंस लिक्विडिटी एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन बट में एड वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी कैसे? कि कुछ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आ जाए, आपके पास एफडीआई भी ले आए, बट कुछ टाइम बाद उठाकर चले गए। मतलब आपके पास फॉरेक्स रिजर्व आ गई, बट 6 महीने में 4 महीने में उन्हें लगा कि मार्केट की कंडीशन चेंज हो रही है, हम अपना बेच के बाहर निकल जाते हैं, तो इसलिए इसमें वॉलेटिलिटी भी होती है। रिटेल इन्वेस्टर्स की डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, या फिर डेट म्यूचुअल फंड्स के थ्रू पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा आरबीआई का रिसेंटली रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म आया भी 2-3 साल पहले, उसके थ्रू भी पार्टिसिपेट करते हैं। आई थिंक 2021 में आया है रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म। ग्रोइंग पार्टिसिपेशन एंड इंप्रूव्स मार्केट डेट इंक्लूसिवनेस। रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ये अभी पिछले 1-2 साल में ही डिस्क्रिप्टिव में सवाल भी इस पर पूछा गया है। इसको हम लोग इसी वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, रिटेल डायरेक्ट स्कीम आरबीआई की क्या होती है। नेक्स्ट इसमें आते हैं रेगुलेटर्स या पॉलिसी अथॉरिटीज। अब रेगुलेटर्स कौन कौन से हैं इसमें? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेबी है, दो रेगुलेटर्स हैं। आरबीआई regulates and manages the government securities market, conduct bond auction, manages public debt, undertake open market operations and uses the bond money for monetary policy transmission। तो आरबीआई इसको करता है, दैट मीन्स कैपिटल मार्केट भी हमारा मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन के अंदर यूज हो गया है, आरबीआई का नाम आ गया, बॉन्ड मार्केट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट ओनली, है ना। देन हमारा सेबी क्या करता है? सेबी हमारे कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को रेगुलेट करता है, जो हमारा कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है उसको ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करता है, डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स मिलाता है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड फेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस के लिए। इसमें इंटरमीडियरीज कौन से होते हैं? नेक्स्ट इंटरमीडियरीज और मार्केट मेकर्स, दो चीजें बोली है, इंटरमीडियरीज और मार्केट मेकर्स, जिसमें प्राइमरी डीलर्स हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट एजेंसीज हैं और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। फिर मार्केट इंफ्रा इंस्टीट्यूशंस आता है जिसके अंदर डिपॉजिटरीज और पेमेंट सिस्टम्स होते हैं। थ्योरी ये बेसिक थ्योरी है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, हमने अलग अलग जगह पढ़ा है कि स्टॉक एक्सचेंज क्या करते हैं, क्लियरिंग सेटलमेंट एजेंसीज क्या करती हैं, जैसे सीसीआईएल के बारे में हमने पढ़ा है, एनएससी बीएससी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, ये चीज आप लोग रीड कर लेंगे पॉज करके। हम आगे चलते हैं। अब बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स में काफी सारी चीजें होती है, जैसे सबसे पहले आता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को हम लोग पार वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। ये वो अमाउंट होता है जो इश्यूअर प्रॉमिस करता है टू रीपे टू द बॉन्ड होल्डर एट मैच्योरिटी। मैच्योरिटी पे जो वैल्यू मिलेगी वो आपकी फेस वैल्यू होती है। इशू प्राइस,
इश्यू प्राइस इज द प्राइस एट विच द बॉन्ड इज इनिशियली सोल्ड टू द इन्वेस्टर्स इन द प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में जब इनिशियली आपने बॉन्ड लिया तो उसका कुछ इशू प्राइस होता है, वो इशू प्राइस आपका मतलब जो इनिशियल प्राइस होता है। अब बॉन्ड जो है मे बी इशूड एट पार, एट अ डिस्काउंट और एट अ प्रीमियम डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस। ठीक है, हो सकता है कि बॉन्ड आपको जो फ्यूचर में वैल्यू मिलनी है उस पर मिले, हो सकता है कि बॉन्ड को जो इशू किया जा रहा है वो डिस्काउंट पे किया जा रहा हो सकता है कि प्रीमियम पे किया जा रहा हो डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस। कूपन रेट, कूपन रेट एक चीज होती है जो हमने पीछे डिस्कस करी थी। फिक्स्ड या फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होता है पेड बाय द इश्यूअर ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। It represents the contractual cost of borrowing for the issuer and the regular income for the investors। तो कॉन्ट्रैक्ट आपका बन गया, जो बोरो कर रहा है, जो कंपनी है जिसका बॉन्ड है, उसको तो आपसे एक तरह से बोरोइंग हो गई, और आप जिसने इन्वेस्ट करा है आपके लिए वहां से रेगुलर इनकम मिलती रहेगी ऑन द कूपन रेट। कूपन फ्रीक्वेंसी ये बताता है कि इंटरेस्ट पेमेंट्स की साइकिल क्या है। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन करते हैं कि इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली, क्वार्टरली, तो जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है इंटरेस्ट पे आउट्स की वो आपकी कूपन फ्रीक्वेंसी होती है। एनुअली होती है, सेमी एनुअली हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है। हायर फ्रीक्वेंसी इंप्रूव्स कैश फ्लो फॉर इन्वेस्टर्स बट इंक्रीजेस री इन्वेस्टमेंट रिस्क। मैच्योरिटी, मैच्योरिटी टाइम पीरियड होता है आफ्टर विच द बॉन्ड प्रिंसिपल इज रीपेड टू द इन्वेस्टर। लॉन्गर मैच्योरिटी बॉन्ड जो होते हैं वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं तो चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स रेदर देन शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, हम लोगों ने पीछे समझा ही है। मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस होता है वो प्रिवेलिंग प्राइस जिस पे बॉन्ड इज ट्रेडेड इन द सेकेंडरी मार्केट। इसमें एक चीज होती है फिम्डा, FIMMDA, है ना, इसके बारे में अभी पढ़ेंगे हम लोग। फिम्डा इसके अंदर एक चीज होती है जिसको हम लोग समझेंगे। Market price is the prevailing price at which bond is traded in the secondary market. It fluctuates continuously based on the interest rates, credit risk, liquidity and inflation expectation. Yield क्या होता है? Yield represents the actual return earned by the investor on a bond. तो एक्चुअली में जो आपका उसमें रिटर्न आ रहा है डिपेंडिंग ऑन द कूपन क्या है, वो आपकी यील्ड होती है। अब ये कूपन रेट से डिफर हो सकता है ड्यू टू चेंजेस इन द मार्केट प्राइस एंड द टाइम टू मैच्योरिटी। ठीक, अब कूपन रेट तो आपका फिक्स फ्लोटिंग कुछ भी हो सकता है ना, ओवरऑल आपको जो रिटर्न आया वो आपकी यील्ड हो गई। यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होता है? यील्ड टू मैच्योरिटी आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है अर्न्ड इफ द बॉन्ड इज हेल्ड अंटिल मैच्योरिटी। ठीक है, मान लीजिए आपका 5 साल का बॉन्ड है, आपने 2 साल में ही बेच दिया तो आपको यील्ड मिलेगी। पूरे 5 साल आपने रखा रहा, फिर जो आपको फाइनल पे आउट मिला वो आपका यील्ड टू मैच्योरिटी हो गया। प्राइस यील्ड रिलेशनशिप होता है, बॉन्ड प्राइसेस जो होते हैं और यील्ड जो होती है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। जब इंटरेस्ट रेट राइज होगा तो बॉन्ड प्राइसेस फॉल करेगा, जब इंटरेस्ट रेट फॉल करेगा तो बॉन्ड प्राइसेस आपके राइज करेंगे। क्रेडिट रेटिंग, हाँ, आपकी जो कंपनी है और जो उसका बॉन्ड आ रहा है उसकी क्रेडिट रेटिंग भी जो होती है। इट इंडिकेट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बॉन्ड इशूअर एंड द लाइक्लीहुड ऑफ अ डिफॉल्ट। जैसे अभी रिसेंटली आप न्यूज में पढ़ेंगे कि किसी को ना AAA स्टेबल रेटिंग दे दी गई। अब AAA रेटिंग अगर आपकी सबसे सेफेस्ट रेटिंग है, मतलब वहां पे लाइक्लीहुड ऑफ डिफॉल्ट बहुत कम है। लाइक्लीहुड ऑफ डिफॉल्ट क्या है कि बाद में मान लो आपको बॉन्ड का पैसा ही नहीं मिला कंपनी से, तो वो आपका डिफॉल्ट रिस्क कहलाता है, तो उसका लाइक्लीहुड बहुत ज्यादा कम होता है डिपेंडिंग कि आपकी रेटिंग क्या है। हायर रेटेड बॉन्ड्स कैरी लोअर यील्ड्स while लोअर रेटेड बॉन्ड्स ऑफर हायर यील्ड टू कंपनसेट फॉर रिस्क। लिक्विडिटी क्या होती है? Liquidity refers to the ease at which a bond can be bought or sold without causing a significant change in the price. Government bonds are generally more liquid than corporate bond. Government bond हमारे ज्यादा liquid है as compared to the corporate bonds. Duration, duration बताता है it measures the sensitivity of the bond price to change in the interest rate. Higher duration implies greater price volatility for a given change in the interest rate. एम्बेडेड ऑप्शंस होते हैं जैसे कॉल और पुट फीचर्स होते हैं ना, कुछ बॉन्ड के अंदर कॉल फीचर होता है, कुछ के अंदर पुट फीचर होता है। सिमिलरली टैक्स ट्रीटमेंट के बारे में है ना, ये बताएगा कि वेदर इंटरेस्ट इनकम एंड कैपिटल गेन्स फ्रॉम द बॉन्ड आर टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड। ये बॉन्ड्स के अलग अलग फीचर्स हैं, बॉन्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें ये सारी चीजें मेंशन होती हैं। अब इसमें प्राइस यील्ड रिलेशनशिप डिस्कस करने का एक कॉन्सेप्ट आता है। प्राइस यील्ड रिलेशनशिप एक्सप्लेन्स हाउ द मार्केट प्राइस ऑफ अ बॉन्ड एंड इट्स यील्ड मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, yield represent the return expected by investors, price represent the present value of future cash flows from the bond। बॉन्ड प्राइस और यील्ड का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जब बॉन्ड प्राइस बढ़ेंगे यील्ड फॉल होगी, या फिर जब बॉन्ड प्राइस घटेंगे यील्ड बढ़ेगी।
ये इनवर्स रिलेशनशिप क्यों होता है? क्योंकि बॉन्ड जो होता है फिक्स्ड कैश फ्लो करते हैं, कूपन और प्रिंसिपल। मार्केट में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, न्यूली इशूड बॉन्ड ऑफर हायर रिटर्न्स, मेकिंग एग्जिस्टिंग बॉन्ड लेस अट्रैक्टिव, जो कि अभी हमने डिस्कस करा था। इंटरेस्ट रेट रिस्क यही होता है कि जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, नए इशूज बॉन्ड जो है ज्यादा रिटर्न करते हैं। ज्यादा रिटर्न आएगा तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड आपके लेस अट्रैक्टिव है। अब इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। दो अलग अलग कलर से यहाँ पे लिख लेते हैं। मान लेते हैं आपके दो बॉन्ड हैं, एक 100 रुपए का अभी है, एक 100 रुपए का हम लोग बात कर रहे हैं 5 साल बाद की। ठीक है, 100 रुपए का आपने ले लिया। आप बोल रहे हो कि इसके 5 साल बाद आपको 150 रुपए मिलने हैं। ठीक है, 10% का इस पे हमने वो मान लिया। 10% तो हमने बहुत ज्यादा मान लिया, बट ठीक है, अपनी कैलकुलेशन के लिए 10% मान लेते हैं। अब 2 साल बीत गए, 2 साल बाद ये वाला बॉन्ड आता है। इसे 5 साल नहीं, इसे 2 साल बाद मान लेते हैं। 2 साल बाद जब ये बॉन्ड आया, मार्केट में इंटरेस्ट रेट की कंडीशंस बदल गई। इसने बोला कि ये 5 साल बाद आपको 12% के रेस्पेक्ट के हिसाब से 160 रुपए देगा। 2% का फर्क आया यहाँ पे। यूजुअली ये फर्क 2-3% का बहुत बड़े फर्क को क्रिएट कर देता है। अब 2 साल बाद जब आप इस वाले को बेच रहे हो, इस वाले को बेच रहे हो, तो इसकी डिमांड तो कम हो गई ना, क्योंकि ये 10% पे था। लोग इसके पास ज्यादा जाएंगे, तो इसकी डिमांड अगर आपको 10% के हिसाब से भी मिलता है तो मान लेते हैं 120 रुपए में मिला, बट कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा। 3 साल बाद, 4 साल बाद आप इसे देखोगे कि इसकी वैल्यू एज कंपेयर टू दिस काफी धीरे धीरे बढ़ रही है, और सेकेंडरी मार्केट में आप जब इसको ट्रेड करोगे तो इसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। इस तरह से इसमें रिलेशनशिप होता है। मार्केट इंटरेस्ट रेट जब डिक्लाइन होते हैं, existing bond with higher coupon become more attractive as demand for these bond increases, their market prices rise, which results in the fall in the yield। ठीक, प्राइस टू, अच्छा, प्राइस यील्ड रिलेशनशिप एंड यील्ड टू मैच्योरिटी, इसको भी हम लोग ना ग्राफ के थ्रू भी समझेंगे इसी चीज को। यील्ड टू मैच्योरिटी एडजस्ट ऑटोमेटिकली विद द चेंजेस इन द बॉन्ड प्राइस। बॉन्ड प्राइस अगर फेस वैल्यू से नीचे गिरता है तब यील्ड टू मैच्योरिटी बढ़ जाता है। बॉन्ड प्राइस अगर फेस वैल्यू से ज्यादा होता है, यील्ड टू मैच्योरिटी फॉल हो जाता है। टाइम टू मैच्योरिटी का क्या इंपैक्ट है? जो इनवर्स प्राइस यील्ड रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्गर होगा लॉन्गर टर्म बॉन्ड्स के लिए एज कंपेयर टू द शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। लॉन्गर मैच्योरिटी बॉन्ड्स जो होंगे उनका लार्जर प्राइस चेंज होता है फॉर अ गिवन चेंज इन यील्ड ड्यू टू हायर इंटरेस्ट रेट रिस्क। ठीक, रोल ऑफ कूपन रेट क्या होता है? तो कूपन रेट हमें पता है, कूपन रेट हमें बताता है ग्रेटर प्राइस सेंसिटिविटी टू यील्ड चेंजेस। जितना ज्यादा लोअर कूपन होगा उतना ज्यादा यील्ड का चेंज आएगा, है ना, प्राइस सेंसिटिविटी उतनी ज्यादा रहेगी। हायर कूपन बॉन्ड अगर होगा, दे आर रिलेटिवली मोर स्टेबल, क्योंकि लार्जर पोर्शन ऑफ द रिटर्न कम्स फ्रॉम रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक है, ये आपको रीड ही करना है, बस दो दो बार आप रीड करेंगे आप लोगों को समझ आने लग जाएगा। कॉन्वेक्स नेचर ऑफ रिलेशनशिप। अब जो प्राइस यील्ड रिलेशनशिप है, एक तो नॉन लीनियर होता है, कॉन्वेक्स होता है rather than स्ट्रेट लाइन। कुछ इस तरह से करके, कुछ इस तरह से करके निकलेगा। दिस मीन्स बॉन्ड प्राइसेस राइजेस मोर व्हेन यील्ड फॉल देन दे फॉल व्हेन यील्ड राइज बाय द सेम मैग्नीट्यूड। मतलब, ठीक है, स्टेटमेंट को ब्रेक करके समझाता हूं आपको। मेरे को तो डायरेक्ट समझ आ जाएगा क्योंकि मेरे को आता है, आप लोगों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है यहाँ पे। बॉन्ड प्राइस राइजेस व्हेन यील्ड फॉल देन दे फॉल व्हेन यील्ड राइज। मतलब जब आपकी यील्ड बढ़ती है उस समय जो बॉन्ड प्राइसेस के अंदर फॉल आता है या बॉन्ड प्राइसेस राइज होंगे, उसके कंपैरेटिवली बॉन्ड प्राइस राइज होने पे यील्ड ज्यादा गिरती है, क्योंकि कॉन्वेक्स रिलेशनशिप है। मतलब सेम उसमें नहीं होता कि जितना बॉन्ड प्राइस बढ़ रहा है उतनी अगर यील्ड गिर रही है, तो वाइसी वर्सा केस में सेम नहीं होगा। रेलेवेंस फॉर इन्वेस्टर्स क्या होता है? इन्वेस्टर्स यूजेस द प्राइस यील्ड रिलेशनशिप टू मैनेज इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड पोर्टफोलियो ड्यूरेशन। Anticipation of falling interest rate encourages investment in long duration bonds, while rising rate expectations favor short duration bonds. मॉनेटरी पॉलिसी का रेलेवेंस क्या है? जो चेंजेस हैं पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स के, है ना, चेंजेस इन पॉलिसी इंटरेस्ट रेट इन्फ्लुएंस बॉन्ड यील्ड विच इन टर्न अफेक्ट बॉन्ड प्राइसेस। मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से क्या, हमारे पॉलिसी इंटरेस्ट रेट आते हैं तो बॉन्ड यील्ड को इन्फ्लुएंस करता है, जिसकी वजह से बॉन्ड प्राइस होता है किसके अंदर? इंटरेस्ट रेट रिस्क के थ्रू। ये चीज होती है इंटरेस्ट रेट रिस्क के थ्रू। जो चीज आपको नहीं समझ आया उसका स्क्रीनशॉट लेके आप मेरे को टेलीग्राम पर भेज दीजिएगा, वहां पे मैं ये आपको ज्यादा बेटर वे में समझा पाऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं अब इसमें। यील्ड मेजर कैसे करते हैं? जो यील्ड आ रही है उसका मेजरमेंट कैसे है? यील्ड मेजर इंडिकेट द रिटर्न अर्न्ड बाय एन इन्वेस्टर ऑन अ बॉन्ड। सिंस द बॉन्ड प्राइसेस चेंज ओवर टाइम,
यील्ड इज अ मोर एक्यूरेट इंडक्टर ऑफ अ रिटर्न देन द कूपन रेट। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड का प्राइस ओवर द टाइम चेंज होता रहता है। अब इसमें एक कूपन यील्ड होता है, एक करंट यील्ड होता है। कूपन यील्ड क्या होता है? रेफर टू द इंटरेस्ट रेट स्टेटेड ऑन द बॉन्ड एट द टाइम ऑफ इशुएंस। इशुएंस के टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट है बॉन्ड पे, उसको हम लोग कूपन यील्ड बोलते हैं। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? एनुअल कूपन पेमेंट डिवाइडेड बाय द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एंड रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ बॉन्ड। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, सेपरेट वीडियो एक आएगा इसका न्यूमेरिकल्स का। बॉन्ड पर पहले न्यूमेरिकल भी आते थे, फिर आ सकते हैं। तो 8-10 न्यूमेरिकल हम लोग करके देखेंगे बॉन्ड पे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली यील्ड टू मैच्योरिटी से रिलेटेड। वो हम लोग समझेंगे कैसे करना है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, एक तरह से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगता है उसमें। फिर आपकी करंट यील्ड होती है। ठीक है, करंट यील्ड क्या है? इट मेजर्स द एनुअल इंटरेस्ट इनकम रिलेटिव टू द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड। तो एक कूपन यील्ड हो गई है ना। कूपन यील्ड किस पर है? बॉन्ड के प्राइस पर डिपेंड करेगा, फेस वैल्यू पर। और करंट यील्ड के अंदर मार्केट प्राइस क्या है बॉन्ड का, उस पर डिपेंड करेगा। It reflects the return of an investor earns from the coupon payment at the prevailing market price but ignores capital gains or losses. Clear? बेसिक थ्योरी है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ऐसा अलग से बोल के समझाने की नीड है बहुत ज्यादा। यील्ड टू मैच्योरिटी, यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होता है? ये वो टोटल रिटर्न होता है जो कि इन्वेस्टर अर्न करता है अगर बॉन्ड को रखता है अंटिल मैच्योरिटी। इट कंसिडर्स कूपन पेमेंट्स, परचेज प्राइस, फेस वैल्यू एंड टाइम रिमेनिंग टू मैच्योरिटी, एंड इट इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ द बॉन्ड यील्ड। यील्ड टू कॉल और यील्ड टू पुट, ये दो चीजें क्या है? यील्ड टू कॉल क्या मेजर करता है? मेजर द रिटर्न अर्न इफ अ कॉलेबल बॉन्ड इज रिडीम्ड बाय द इशूअर बिफोर मैच्योरिटी। कॉलेबल बॉन्ड मैच्योरिटी से पहले अगर इशूअर ने अगर ना रिडीम कर दिया तो उसको कितना रिटर्न मिला, वो यील्ड टू कॉल होता है। इट इज रेलेवेंट व्हेन इंटरेस्ट रेट आर falling and issuer are likely to exercise the call option. Yield to put, yield to put क्या होता है? It measures the return earned if the investor exercise the put option and sell the bond back to the issuer before maturity. तो yield to call, call कौन करेगा? Issuer करेगा। yield to put, put कौन करेगा? Investor करेगा। yield to call में issuer होता है, yield to put में investor होता है। रियल yield क्या होती है? Now real yield represents the return on a bond after adjusting for inflation. It reflects the actual increasing purchasing power earned by the investors. इसमें एक रनिंग यील्ड होती है। रनिंग यील्ड क्या होती है? रेफर्स टू द एनुअल कूपन इनकम रिलेटिव टू द बॉन्ड परचेज प्राइस। इट इज कॉमनली यूज्ड इन सेकेंडरी मार्केट एनालिसिस बट डज नॉट अकाउंट फॉर रिडेम्पशन वैल्यू। तो रनिंग यील्ड के अंदर क्या नहीं होगा? रिडेम्पशन वैल्यू नहीं होगा। क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है कि रनिंग यील्ड के अंदर क्या क्या होता है ना। उसमें कहा रहेगा कि आपका एनुअल कूपन इनकम रहेगा नहीं रहेगा, बॉन्ड परचेज प्राइस रहेगा नहीं रहेगा, सेकेंडरी मार्केट एनालिसिस रहेगा नहीं रहेगा, या रिडेम्पशन वैल्यू को अकाउंट करेगा नहीं करेगा। तो क्या नहीं करेगा? अकाउंट नहीं करेगा रिडेम्पशन वैल्यू को। होल्डिंग पीरियड यील्ड, एचपीवाई क्या होता है? इट मेजर्स द एक्चुअल रिटर्न अर्न्ड ओवर द पीरियड फॉर विच बॉन्ड इज हेल्ड regardless of maturity. It includes coupon income and capital gains or losses during the holding period. क्या? होल्डिंग पीरियड यील्ड के अंदर। आगे चलते हैं। यील्ड स्प्रेड क्या होता है? यील्ड स्प्रेड काफी अच्छी चीज होती है। इट इज अ डिफरेंस बिटवीन यील्ड ऑफ टू बॉन्ड्स, यूजुअली बिटवीन अ कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑफ सिमिलर मैच्योरिटी। मान रहे थे हमने 5 साल का गवर्नमेंट का बॉन्ड ले लिया और 5 साल का ही हमने कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड ले लिया। दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों की यील्ड में, वो हमारा यील्ड स्प्रेड कहलाता है। ये आपका क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क और मार्केट कंडीशंस को रिफ्लेक्ट करता है। इंपॉर्टेंस क्या है इन सारे अलग अलग यील्ड मेजर्स का? It helps investors compare bonds with different prices, coupons, and maturities. They are essential for bond valuation, portfolio management, and understanding monetary policy transmission. इन सारी चीजों के लिए yield measures हमारे जरूरी होते हैं। ठीक, अब इंडियन बॉन्ड मार्केट की हम लोग बात करते हैं। इंडियन बॉन्ड मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है? डिस्क्रिप्टिव का भी पार्ट हो सकता है और डायरेक्टली आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर भी आया जा सकता है। तो जो इंडियन बॉन्ड मार्केट है, ब्रॉडली ये स्ट्रक्चर बेस किया जाएगा ऑन द टाइप ऑफ इशूअर, मैच्योरिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स और मार्केट सेगमेंट, कि प्राइमरी मार्केट का है, सेकेंडरी मार्केट का है। डोमिनेटेड बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, क्योंकि हमें सोवरेन गारंटी ज्यादा चाहिए होती है। प्लेज अ सेंट्रल रोल इन फिजिकल फाइनेंसिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। जो इंडियन बॉन्ड मार्केट है ना, फिजिकल फाइनेंसिंग एज इन जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स है उसको फाइनेंस करने के लिए, और मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन का एसएलआर की फॉर्म में, ओपन मार्केट ऑपरेशंस की फॉर्म में। तो ये डायरेक्टली रोल प्ले करता है। इसमें क्या क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं जी सेक्स मार्केट को।
जीसेक मार्केट हमारा है ना कोर और लार्जेस्ट सेगमेंट है इंडियन बॉन्ड मार्केट का, कंसिस्ट ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड इज मैनेज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। ये सब चीज़ें हम पीछे पढ़ चुके हैं जनरल उसमें भी, यहाँ पे हम सिर्फ इंडिया के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी इसी वीडियो में। थोड़ा सा यहाँ पे मैं स्पीड को बढ़ाता हूँ। टी बिल्स, टी बिल्स हम लोगों ने मनी मार्केट में पढ़ा हुआ है, 1 साल तक के होते हैं। डेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये भी हमने पीछे पढ़ा था, 5 से 40 साल की होती है। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, ये हमने पढ़ा था कि स्टेट गवर्नमेंट इनको इशू करती है। एज कंपेयर टू डेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, रिस्क जो है रिलेटिवली हायर होता है, जिसकी वजह से इनकी यील्ड भी ज्यादा होती है। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट भी हमने पढ़ा था, हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसीज हैं, वो ये सब इशू करती हैं। और ये सेगमेंट जो होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का, इट इज बीइंग रेगुलेटेड बाय सेबी। जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं जनरली हायर यील्ड होती है इनके पास, क्योंकि इनके पास क्रेडिट रिस्क का भी एक इशू होता है और इन्हें एक मैंडेटरी क्रेडिट रेटिंग रिक्वायर्ड होती है। अलग अलग रिफॉर्म्स के होने के बाद भी सेगमेंट रिमेन्स लेस लिक्विड एंड लेस डेवलप्ड देन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया। वही बात है, क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा होता है। आप पैसा किसको दोगे? सरकार को। आप जब बॉन्ड में पैसा दे रहे हो तो आपको लगता है कि ठीक है सरकार है, सरकार से तो पैसा आ ही जाएगा, क्योंकि अगर सरकार पर भी भरोसा नहीं करोगे तो कहाँ करोगे? और जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, उन पे आपको उतना भरोसा नहीं होगा। मनी मार्केट सेगमेंट, मनी मार्केट के बारे में हम लोग ये सब कुछ टी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर, सीडीज, ये डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पे मैं इसको इंक्लूड नहीं करूंगा। प्राइमरी मार्केट सेगमेंट वो सेगमेंट होता है जहाँ पे नए बॉन्ड इशू होते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड आर इशूड थ्रू ऑक्शंस कंडक्टेड बाय द आरबीआई, while corporate bond are issued through the public issue or private placements. This segment enables issuer to raise fresh funds. Issuer को यहाँ पे fresh funds मिलेंगे। बट जो सेकेंडरी मार्केट होता है, सेकेंडरी मार्केट के अंदर क्या होता है, एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स आर ट्रेडेड अमंग द इन्वेस्टर्स। तो जैसे इक्विटी का सेकंड मार्केट था जहाँ पे स्टॉक मार्केट में हम लोग एग्जिस्टिंग शेयर्स को ट्रेड करते थे, एग्जिस्टिंग इक्विटी को ट्रेड करते थे, यहाँ पे हम एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स को ट्रेड कर रहे हैं। इट प्रोवाइड लिक्विडिटी, प्राइस डिस्कवरी एंड एग्जिट ऑप्शंस फॉर इन्वेस्टर्स। मार्केट इंफ्रा एंड इंटरमीडियरीज क्या होते हैं? अब इसमें बहुत सारे इंटरमीडियरीज होते हैं, जैसे हमने पीछे समझा था, प्राइमरी डीलर्स हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, डिपॉजिटरीज हैं, या पेमेंट सिस्टम्स हैं। दीज इंस्टीट्यूशंस एंश्योर एफिशिएंट ट्रेडिंग, सेटलमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, आगे चलो। उसमें रेगुलेटरी स्ट्रक्चर क्या है? रेगुलेटरी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो हमारा दो के अंदर डिवाइडेड होता है, आरबीआई के अंदर और सेबी के अंदर। आरबीआई क्या करेगा? रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड मॉनेटरी ऑपरेशन। सेबी की बात करें तो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को रेगुलेट करता है, उनके डिस्क्लोजर नॉर्म्स को, और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन उसका काम होता है। डोमिनेंस और की फीचर्स देखिए। इंडियन बॉन्ड मार्केट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डोमिनेंस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लिमिटेड डेप्थ इन द कॉर्पोरेट बॉन्ड सेगमेंट, हाई इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन, ग्रोइंग बट स्टिल लिमिटेड रिटेल पार्टिसिपेशन। तो ये आपका एक तरह से वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन हो गया डिस्क्रिप्टिव आंसर के लिए, अगर बॉन्ड से इस तरह का कुछ आता है तो। ठीक, आगे चलते हैं। अब जो हमारा प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट है, यहाँ पे एक कंपैरिजन देखते हैं बॉन्ड्स के लिए क्या कंपैरिजन है ना। तो प्राइमरी मार्केट जहाँ पे नए बॉन्ड इशू हो रहे हैं, और सेकेंडरी मार्केट जहाँ पे ऑलरेडी इशूड बॉन्ड्स है। फ्लो ऑफ फंड्स की बात करें तो यहाँ पे पैसा इन्वेस्टर से इशूअर के पास जाता है प्राइमरी में। सेकेंडरी में बात करें तो इन्वेस्टर से इन्वेस्टर्स के बीच में ही रहता है, इशूअर को कोई पैसा नहीं मिलता। सिक्योरिटीज की बात करें तो प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज क्रिएट होती हैं, सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटीज क्रिएट नहीं होती, सिर्फ ट्रांसफर होती है एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर के पास। प्राइमरी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन है? गवर्नमेंट है, कॉर्पोरेट है, इन्वेस्टर है। सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर आ गए, ट्रेडर्स हैं, अलग अलग इंटरमीडियरीज हैं और मार्केट मेकर्स हैं। प्राइसिंग मैकेनिज्म की बात करें तो प्राइमरी मार्केट में थ्रू ऑक्शन और बुक बिल्डिंग के थ्रू होता है, तो अब तो बुक बिल्डिंग ही यूज होती है, ऑक्शन ऐसा यूज नहीं होते हैं। बट सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई क्या है मार्केट में, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक, रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात करें तो जो प्राइमरी मार्केट में होता है वो तो आरबीआई और सेबी ही होता है, और जो सेकेंडरी मार्केट में होता है तो उसमें ट्रेडिंग जो यूजुअली होती है वो सेबी के ही मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर पर होती है। रिस्क फॉर इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे हायर अनसर्टेनिटी होती है, क्योंकि प्राइस डिस्कवरी इनिशियली होती है। बट सेकेंडरी मार्केट में लोअर अनसर्टेनिटी होती है, क्योंकि प्राइस डिस्कवरी कॉन्टिन्यूसली इसमें होती रहती है। लिक्विडिटी की बात करें तो प्राइमरी मार्केट रिलेटिवली लेस लिक्विड होता है, क्योंकि सिक्योरिटीज बिल्कुल नई नई इशू होती हैं। बट सेकेंडरी मार्केट जो होता है कंपैरेटिवली हाई लिक्विडिटी होती है। बॉन्ड मार्केट की बात का रोल करें तो ये कैपिटल फॉर्मेशन करता है, फिजिकल फाइनेंसिंग करता है। सेकेंडरी मार्केट के अंदर
मार्केट एफिशिएंसी, लिक्विडिटी और कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। इम्पैक्ट क्या है? प्राइमरी मार्केट रिफ्लेक्ट्स द करंट बोरोइंग कंडीशन। सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो इसमें एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर इंटरेस्ट रेट्स एंड इन्फ्लेशन आ जाती है। इंटरडिपेंडेंस की बात करें कि सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट दोनों ही एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। प्राइमरी मार्केट के केस में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आता है और सेकेंडरी मार्केट के केस में मार्केट से लिक्विडिटी रिस्क हमारे खत्म होते हैं। लिक्विडिटी रिस्क मार्केट का क्या है? आपने अगर बॉन्ड खरीद लिया 5 साल के लिए, 8 साल के लिए, बट आपको 2 साल 3 साल बाद पैसे की जरूरत है, तो आप पैसा कहाँ से लाएंगे? आप उस बॉन्ड को सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हैं। अब आपको प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है, वो डिपेंड करेगा उसके कॉन्टिन्यूस प्राइस डिस्कवरी पे। जो कॉन्टिन्यूस प्राइस डिस्कवरी हो रहा है, इसमें आपको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, दैट डिपेंड्स कि उस समय मार्केट में कंडीशंस क्या हैं। यील्ड कर्व की अब बात करें तो यील्ड कर्व हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है यील्ड का या इंटरेस्ट रेट का ऑन बॉन्ड्स ऑफ द सेम क्रेडिट क्वालिटी प्लॉटेड अगेंस्ट डिफरेंट मैच्योरिटीज। इन इंडिया यील्ड कर्व इज जनरली derived फ्रॉम द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज दे आर कंसिडर्ड रिस्क फ्री। इसमें एक्सिस क्या होती है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस बताएगा टाइम टू मैच्योरिटी, कितना टाइम है शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म का। वर्टिकल एक्सिस बताएगा यील्ड या फिर उसका इंटरेस्ट रेट। स्ट्रक्चर शोज हाउ रिटर्न्स वेरी विद मैच्योरिटी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। पर्पस क्या है यील्ड कर्व का? इट रिफ्लेक्ट्स मार्केट एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। यील्ड कर्व से हमें मार्केट एक्सपेक्टेशंस मिलेगी फ्यूचर के इंटरेस्ट रेट के लिए, इन्फ्लेशन के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। इट सर्व एज अ बेंचमार्क फॉर प्राइसिंग अदर डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड लोन्स इन द इकोनॉमी। ठीक, आगे देखते हैं। अब इसमें 4 चीजें आ गई, हमारा नॉर्मल अपवर्ड कर्व आ गया, फ्लैट यील्ड कर्व आ गया, इन्वर्टेड कर्व आ गया और हम्ड या फिर बेल शेप कर्व आ गया। कोई भी कर्व आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव के अंदर भी तीनों चारों लाइन बता के कौन सी लाइन किसके लिए है, इस तरह से करके 2 मार्कर के अंदर भी। जो नॉर्मल यील्ड कर्व होता है ना, उसका स्लोप अपवर्ड होता है, मीनिंग लॉन्ग टर्म यील्ड्स। लॉन्ग टर्म यील्ड्स आर हायर देन द शॉर्ट टर्म यील्ड्स। इट इंडिकेट्स एक्सपेक्टेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मॉडरेट इन्फ्लेशन एंड स्टेबल मॉनेटरी कंडीशन एंड इज द मोस्ट कॉमन शेप इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी। ठीक है, तो जो आपका लॉन्ग टर्म यील्ड होती है वो ज्यादा होंगी एज कम्पेयर टू द शॉर्ट टर्म यील्ड। फ्लैट यील्ड कर्व क्या होता है? इट अकर्स व्हेन अ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म यील्ड्स आर नियरली इक्वल। इट सिग्नल्स इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और अ ट्रांजिशन फेज। ठीक है, फ्लैट यील्ड कर्व जो है आपकी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बताता है या फिर ट्रांजिशन फेज बताता है। एग्जाम में आ जाएगा कि इनमें से कौन सा फेज या कौन सा कर्व आपका ट्रांजिशन फेज बता रहा है। ऑफन प्रिसीडिंग चेंजेस इन द मॉनेटरी पॉलिसी और इकोनॉमिक स्लो डाउन। तो जो नॉर्मल कब ठीक है, जो नॉर्मल अपवर्ड कर्व था, अपवर्ड स्लोप था, वो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बता रहा है, मॉडरेट इन्फ्लेशन बता रहा है। बट अगर ये आपका फ्लैट यील्ड कर्व है तो ये आपका इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बता रहा है। इन्वर्टेड यील्ड कर्व क्या बताएगा? इन्वर्टेड यील्ड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड विथ शॉर्ट टर्म यील्ड्स हायर देन द लॉन्ग टर्म यील्ड। ठीक है, इट इज वाइडली रिगार्डेड एज द लीडिंग इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक स्लोडाउन और रिसेशन। तो इन्वर्टेड यील्ड कर्व अगर आ रहा है तो मतलब आपके जो इकोनॉमी है वो आपका स्लो डाउन के फेज में है या रिसेशन के फेज में भी जा सकती है, ऐसी कंडीशन चल रही होती है। हम या बेल शेप यील्ड कर्व की बात करें, इट शोज हायर मीडियम टर्म यील्ड कंपेयर टू द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ठीक है, कैसी शक्लें होती है वो इनकी भी हम लोग देखेंगे। ये क्या करता है? इट रिफ्लेक्ट्स एक्सपेक्टेशन ऑफ टेम्पररी इन्फ्लेशन और टाइटनिंग इन द मीडियम टर्म फॉलोड बाय ईजिंग लेटर। है ना, ये हमारा नॉर्मल अपवर्ड यील्ड कर्व हो गया। है ना, क्या है? लॉन्ग टर्म यील्ड हायर देन शॉर्ट टर्म यील्ड। ये आपका फ्लैट यील्ड कर्व हो गया, मतलब जो आपकी लॉन्ग टर्म है वो आपके शॉर्ट टर्म के बराबर है, ऑलमोस्ट बराबर ही चल रहे हैं। ये इन्वर्टेड यील्ड कर्व हो गया, मतलब कि शॉर्ट टर्म यील्ड जो है हायर है, लॉन्ग टर्म यील्ड आपकी ज्यादा है। और ये आपका बेल शेप्ड कर्व हो गया कि जो मीडियम टर्म यील्ड है ये आपकी ज्यादा है एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म। ठीक है, ये हमारे टाइप्स ऑफ यील्ड कर्व हैं, 4 तरह के होते हैं। यील्ड कर्व और इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस क्या है? The shape of the yield curve embodies expectations theory, where long-term yield reflects expected future short-term rates. Changes in the curve indicate shifts in the market perception regarding future monetary policy. ठीक है, ये हमारा मार्केट परसेप्शन बताता है। यील्ड कर्व और इन्फ्लेशन का क्या एक्सपेक्टेशंस है? हायर लॉन्ग टर्म यील्ड ऑफन इनकॉर्पोरेट्स इन्फ्लेशन रिस्क प्रीमियम्स, compensating investors for uncertainty about the future inflation. स्टीप यील्ड कर्व होगा, इट मे सिग्नल राइजिंग इन्फ्लेशन एंड एक्सपेक्टेशंस। यील्ड कर्व और बॉन्ड प्राइसिंग की अगर बात करें, बॉन्ड प्राइसेस अक्रॉस मैच्योरिटीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द यील्ड कर्व,
मूवमेंट इन द कर्व लीड टू द रीप्राइसिंग ऑफ द बॉन्ड, चेंजेस इन ड्यूरेशन रिस्क एंड पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। ठीक, आगे चलते हैं। यील्ड कर्व का मॉनेटरी पॉलिसी से क्या रिलेशन है? सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस द शॉर्ट एंड ऑफ द यील्ड कर्व थ्रू पॉलिसी रेट्स व्हाइल लॉन्गर टर्म यील्ड आर शेयर्ड बाय द मार्केट एक्सपेक्टेशन। तो जो शॉर्ट ना तो शॉर्ट एंड है यील्ड का, उसको सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस कर सकता है, बट जो लॉन्गर टर्म यील्ड होती है वो तो मार्केट एक्सपेक्टेशन पर ही डिपेंड करेगी। यील्ड कर्व देयरफॉर एक्ट एज अ की ट्रांसमिशन चैनल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिट होती है वो यील्ड कर्व के थ्रू ही ट्रांसमिट की जाती है बॉन्ड मार्केट में। इंपॉर्टेंस क्या है? गवर्नमेंट बोरिंग डिसीजंस आते हैं इससे, कॉर्पोरेट बॉन्ड की प्राइसिंग होती है, बैंकों के लैंडिंग रेट को इम्पैक्ट करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन डिसीजंस बताता है। ठीक, आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं बॉन्ड मार्केट में रिस्क कौन कौन से होते हैं। रिस्क मैनेजमेंट इन फाइनेंशियल सेक्टर अलग से एक टॉपिक है, उसके अलावा भी हमें रिस्क पढ़ने हैं। बॉन्ड मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में क्या रिस्क होता है, कैसे रिस्क होता है, वो हम लोग देखेंगे। तो बॉन्ड मार्केट की हम लोग बात करें, सबसे पहले इसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है? रेफर्स टू द रिस्क ऑफ बॉन्ड प्राइस फ्लक्चुएशन ड्यू टू चेंजेस इन द मार्केट इंटरेस्ट रेट। जैसे कि हम लोगों ने पीछे डिस्कस करा था अभी एग्जांपल्स के थ्रू, जब इंटरेस्ट रेट राइज होगा बॉन्ड के प्राइस गिर जाएंगे, जब इंटरेस्ट रेट गिरेगा बॉन्ड के प्राइस बढ़ जाएंगे। तो ये रिस्क जो होता है ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड के लिए और लो कूपन बॉन्ड के लिए ज्यादा होता है। द रिस्क इज हाइयर फॉर लॉन्ग टर्म एंड लो कूपन बॉन्ड्स। इसको ध्यान से करिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली। क्रेडिट रिस्क की बात करें, डिफॉल्ट रिस्क भी होता है। इस केस में क्या होता है कि जो इशूअर होता है वो आपको इंटरेस्ट या फिर रीपे प्रिंसिपल नहीं कर सकता। अगर वो नहीं करता है तो वो क्रेडिट रिस्क या फिर डिफॉल्ट रिस्क हो जाता है। मोर प्रेवलेंट होता है कॉर्पोरेट में और म्यूनिसिपल बॉन्ड्स में, और ये उनकी क्रेडिट रेटिंग के थ्रू रिफ्लेक्ट की जाती है बात। नेक्स्ट आता है इसमें लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क के अंदर क्या होता है कि मान लेते हैं आपने कोई 1 लाख रुपए का बॉन्ड खरीदा, ठीक है, जिसकी वैल्यू इंटरेस्ट लग के अब 2 साल बाद से फॉर एग्जाम्पल 1,20,000 हो गई है। अब आपको पैसे की जरूरत पड़ रही है और आप उसे मार्केट में बेचना चाह रहे हो, तो आपकी बॉन्ड की वैल्यू कितनी है? 1,20,000। बट आप जब इसे बेचने जा रहे हो तो ये बिक नहीं पा रहा, आपको बेचना पड़ रहा है मान लेते हैं 1,10,000 में, या फिर 1 लाख में ही आप इसे बेच रहे हो। मतलब कि आपको विदाउट अ सिग्निफिकेंट प्राइस डिस्काउंट ये सेल नहीं हो पाया। ये कहलाता है लिक्विडिटी रिस्क, कि आपका जो बॉन्ड है वो मार्केट में नहीं बिक रहा सेकेंडरी मार्केट में, और अगर बिक रहा है तो आपको प्राइस डिस्काउंट देना पड़ रहा है। अब जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं इंडिया में वो रिलेटिवली लिक्विड हैं, बट काफी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ऐसे हैं जिनको लो लिक्विडिटी से सफर करना पड़ता है। री इन्वेस्टमेंट रिस्क। री इन्वेस्टमेंट रिस्क हम लोगों ने पीछे बार बार पढ़ा था ना, इसको रब कर देता हूं मैं, ताकि कुछ लिखना होगा तो स्पेस बन जाएगा। री इन्वेस्टमेंट रिस्क हम लोग पीछे बार बार पढ़ रहे थे, तो वो री इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो कूपन पेमेंट होता है, ठीक है, वो री इन्वेस्ट हो जाता है लोअर इंटरेस्ट रेट पे इन द फ्यूचर। दिस रिस्क इज सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग फॉलिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट। तो री इन्वेस्टमेंट रिस्क में जो कूपन पेमेंट है, जो आपको इंटरेस्ट पे आउट हो रहा है ना, दैट हैव टू बी री इन्वेस्टेड एट लोअर इंटरेस्ट रेट इन द फ्यूचर, ये हमारा री इन्वेस्टमेंट रिस्क कहलाता है। इन्फ्लेशन रिस्क या फिर परचेसिंग पावर रिस्क क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है कि जो इंटरेस्ट इनकम आपकी हो रही है या प्रिंसिपल रीपेमेंट हो रहा है, आपका इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब वो उसकी वैल्यू ही बहुत कम हो गई है। दैट राइजिंग इन्फ्लेशन इरोड्स द रियल वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट इनकम एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट। अब जो फिक्स रेट बॉन्ड्स होते हैं वो यूजुअली इन्फ्लेशन इंडेक्स रिस्क के थ्रू निकलते हैं। मतलब कि फिक्स रेट बॉन्ड्स में इन्फ्लेशन इंडेक्स रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो लिक्विडिटी रिस्क की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हमारी रिलेटिवली लेस लिक्विड होती है, और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, सॉरी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ज्यादा लिक्विड होती है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लिक्विडिटी कम होती है। रीइन्वेस्टमेंट रिस्क की बात करें तो जो फॉलिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट होता है, वहां पर जो बॉन्ड्स का कूपन होता है वो री इन्वेस्ट हो जाता है एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट इन द फ्यूचर। इन्फ्लेशन रिस्क की बात करें तो जो फिक्स रेट बॉन्ड्स होते हैं उनमें इन्फ्लेशन रिस्क की चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म होते हैं। मान लीजिए 5 साल का, 8 साल का बॉन्ड है, अभी आरबीआई का टारगेट 4 ± 2% है इन्फ्लेशन का। मान लीजिए यही टारगेट अगर 6 ± 1% हो जाए और इन्फ्लेशन 7%, 8% की रेंज में घूमेगा, तो उस केस में आपके बॉन्ड की वैल्यू ही खत्म होती चली जाएगी। आगे देखते हैं। फिर आता है इसमें मार्केट रिस्क, कॉल रिस्क और प्रीपेमेंट रिस्क। अब मार्केट रिस्क क्या होता है? मार्केट रिस्क होता है कि आपकी मार्केट कंडीशंस में ओवरऑल काफी सारे चेंजेस आ गए, अब उससे क्या हुआ, आपकी वॉलेटिलिटी बढ़ गई, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, पॉलिसी शॉक्स है। तो इसके अंदर जो आपका इश्यूअर की क्रेडिट क्वालिटी है, अगर वो नहीं भी चेंज हो रही है तब भी आपके बॉन्ड के प्राइसेस अफेक्ट हो जाएंगे। कॉल रिस्क में क्या होगा? कॉल रिस्क जो होता है कॉलेबल बॉन्ड्स पे अप्लाई होता है। यहाँ पर जो इश्यूअर है,
इश्यूअर है वो बॉन्ड को बिफोर मैच्योरिटी रिडीम कर सकता है। इश्यूअर आपसे बॉन्ड वापस ले सकता है कि आप वापस दो और ये लो आपका पैसा। इन्वेस्टर फेस द रिस्क ऑफ लूजिंग हायर कूपन इनकम व्हेन बॉन्ड आर कॉलिंग ड्यूरिंग द फॉलिंग इंटरेस्ट रेट पीरियड्स। अभी फॉलिंग इंटरेस्ट रेट में होता क्या है, मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी के बॉन्ड ले रखे हैं 10 साल के लिए, कंपनी को आपने 10 लाख रुपए दे रखे हैं। अब कंपनी आपको हर साल 10-10% के हिसाब से, है ना, फिक्स्ड पे ही बात करते हैं हम लोग, कंपनी आपको हर साल 10-10% के हिसाब से आपको 1 लाख रुपए का पे आउट करता रहेगा। नाउ इसके अंदर क्या चेंज आ रहा है कि अचानक से इंटरेस्ट रेट कम होने लगे, 2 साल तक तो मान लो आपके पास पैसा आया, अब इंटरेस्ट रेट आपके कम होने लग गए। अब मान लेते हैं कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो गए और नए बॉन्ड्स का भी इंटरेस्ट रेट अब से फॉर एग्जांपल 7% है। पहले आपका 10% हुआ करता था, अब वो 7% है। तो यहाँ पे कंपनी ने क्या बोला कि जी जो ये 10% वाले बॉन्ड है सारे मार्केट से उठा लो, ताकि अब जिन्हें भी पैसा दूंगा मैं 7% के हिसाब से पैसा दूंगा। तो व्हेन बॉन्ड्स आर कॉल्ड ड्यूरिंग फॉलिंग इंटरेस्ट रेट पीरियड, है ना, तो जो हायर कूपन मिलना होता, जो इन्वेस्टर को 10% का मिलना होता, अब अगर वो दोबारा उसी बॉन्ड को लेता है तो उसे 7% मिलेगा। तो ये उसका कॉल रिस्क है एक तरह से। ये कब होता है, जब फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो होता है। प्रीपेमेंट रिस्क क्या होता है, प्रीपेमेंट रिस्क occurs when the issuer repays the bond earlier than expected, often seen in structured or mortgage backed instruments. This leads to reinvestment at lower prevailing interest rate। तो ये उसी की तरह होता है कि इसके अंदर जो इश्यूअर है वो बॉन्ड का पैसा पहले ही दे देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ड्यूरेशन रिस्क, सोवरेन रिस्क और रेगुलेटरी रिस्क, ये क्या होते हैं। तो ड्यूरेशन रिस्क क्या होता है, ये बॉन्ड की सेंसिटिविटी को मेजर करता है ना, सेंसिटिविटी ऑफ बॉन्ड प्राइसेस टू इंटरेस्ट रेट चेंज, कि बॉन्ड के प्राइस कितने सेंसिटिव हैं विद रेस्पेक्ट टू द चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट। अब जो बॉन्ड हायर ड्यूरेशन के होते हैं उनके अंदर लार्ज प्राइस मूवमेंट होते हैं फॉर अ गिवन चेंज इन द यील्ड। तो लार्ज ड्यूरेशन के बॉन्ड्स में ड्यूरेशन रिस्क भी ज्यादा होता है। सोवरेन रिस्क क्या होता है, सोवरेन रिस्क के अंदर क्या होता है कि एक पॉसिबिलिटी है दैट गवर्नमेंट मे फेस फिस्कल स्ट्रेस अफेक्टिंग इट्स डेट सर्विसिंग एबिलिटी। पैसा मिल जाएगा आपको बट इतना इजीली नहीं मिलेगा, फिर इसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब डोमेस्टिक गवर्नमेंट बॉन्ड्स में तो ये कम होता है, बट जो क्रॉस बॉर्डर बॉन्ड इन्वेस्टमेंट होता है, आप दूसरी कंट्री के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, वहां पर ये रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। मान लेते हैं बीच में जिम्बाब्वे की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई थी, या अभी इन केस वेनेजुएला की इकोनॉमी अगर कोलैप्स होती है, या फिर आपकी श्रीलंका की इकोनॉमी बीच में कोलैप्स कर गई थी, उस टाइम पर अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बेचने की कोशिश करते तो आपको उसकी लिक्विडिटी नहीं मिलती। रेगुलेटरी रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क क्या होते हैं कि अगर कोई लॉज में, टैक्सेशन में, रेगुलेटरी नॉर्म्स के अंदर अगर कोई चेंज आते हैं, उससे बॉन्ड की प्राइसिंग, डिमांड और इन्वेस्टर रिटर्न चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे इन्वेस्टमेंट लिमिट से टैक्स ट्रीटमेंट के अंदर कोई चेंज हो गया, मान लेते हैं कि आपने 10 साल के टैक्स फ्री बॉन्ड्स लिए हुए हैं कोई से, फॉर एग्जाम्पल 10 साल के हैं, 2 साल बाद गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अब इस तरह की कोई भी सेविंग्स नहीं होगी एप्लीकेबल। अब आपको वो बॉन्ड पूरा 10 साल तक रखना पड़ेगा। अगर इन द मीनवाइल आप उस बॉन्ड को सेल करना चाहते हो तो वो आपको सेल नहीं होगा, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा था पहले, अब कोई उस बॉन्ड को लेना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर कम होते हैं। अब कोई क्यों लेना चाहेगा, जब उस पर टैक्स सेविंग ही नहीं होगी तो फिर कोई भी क्यों लेगा उस बॉन्ड को। तो ये एक तरह का रेगुलेटरी रिस्क होता है। आई होप ये सारा आप लोगों को समझ आया होगा। अब आता है हमारा करेंसी रिस्क, सेटलमेंट रिस्क और इवेंट रिस्क। अब करेंसी रिस्क क्या होता है, करेंसी रिस्क इफेक्ट्स इन्वेस्टर होल्डिंग फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, जहां पे एक्सचेंज रेट मूवमेंट जो है वो रिड्यूस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई यूएस का पर्सन है, उसने इंडिया की करेंसी के कुछ बॉन्ड्स ले लिए। अब इंडिया करेंसी अगर गिर रही है तो उसके बॉन्ड में रिस्क ज्यादा है, इंडिया करेंसी अगर स्ट्रांग होती जा रही है तो उसके बॉन्ड्स में उसे फायदा है। तो ये जो करेंसी के एक्सचेंज रेट की वजह से या करेंसी के एक्सचेंज रेट मूवमेंट की वजह से जो बॉन्ड का आपका वैल्यूएशन कम या ज्यादा हो रहा है, वो हमारा करेंसी रिस्क कहलाता है। दिस रिस्क इज रेलेवेंट फॉरेन इन्वेस्टर्स इन डोमेस्टिक बॉन्ड्स एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इन फॉरेन बॉन्ड। जो बाहर के लोग हमारे यहाँ अगर हमारी करेंसी के इन्वेस्ट करेंगे तो बाहर के लोगों का रिस्क है, हम लोग अगर बाहर की करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम लोगों का रिस्क है। नेक्स्ट इज द सेटलमेंट रिस्क। सेटलमेंट रिस्क के अंदर ये होता है कि एक पार्टी फेल कर जाती है टू डिलीवर सिक्योरिटी और पेमेंट ड्यूरिंग सेटलमेंट। एफिशिएंट क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम हेल्प मिनिमाइज दिस रिस्क। अगर हमारा क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम है, अच्छा है, तो हमारा ये रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। इवेंट रिस्क में क्या होता है, arises from unexpected corporate or macroeconomic events such as mergers, policy changes और financial distress which can sharply impact bond prices। कोई ऐसा बड़ा इकोनॉमिक इवेंट हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाता है, कोई कॉर्पोरेट कंपनी मर्ज हो जाती है, बंद हो जाती है, कुछ ऐसे बड़े पॉलिसी चेंजेस हो जाते हैं,
उसकी वजह से जो आपके बॉन्ड प्राइसेस हैं वो शार्पली रिड्यूस हो सकते हैं। ये हमारा इवेंट रिस्क होता है। अब इंडियन बॉन्ड मार्केट के अगर कुछ डेवलपमेंट्स की हम लोग बात करें, तो इंक्लूजन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्सेस, एक ही चीज आई है। क्या हुआ है, जो इंडियन की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, जीसेक्स जिन्हें हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्सेस में इंक्लूड हो गई हैं। मतलब इंडिया का डेट मार्केट उसका इंटरनेशनलाइजेशन हुआ है। इस इंक्लूजन से होगा क्या, इट enables global index tracking funds and foreign portfolio investors to automatically allocate capital to Indian bonds। ठीक है, जो हमारे ग्लोबल इंडेक्स ट्रैकिंग फंड्स हैं या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, वो इंडियन बॉन्ड्स में पैसा लगाने लग जाएंगे। जब उन्हें बाहर ही अवेलेबल है तो उन्हें इंडिया में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो लोग ऑटोमेटिकली पैसा लगाते रहेंगे। क्योंकि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है तो पैसा कहाँ जाएगा, सरकार के पास जाएगा। एज अ रिजल्ट, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू विटनेस स्टेबल एंड लॉन्ग टर्म फॉरेन पोर्टफोलियो इनफ्लोज। अगर लॉन्ग टर्म बॉन्ड से हमारे, तो यूजुअली इसके अंदर स्टेबल भी रहेगा और लॉन्ग टर्म फॉरेन पोर्टफोलियो इनफ्लोज भी आएंगे, जिससे लिक्विडिटी बढ़ेगी, लोअरिंग बोरिंग कॉस्ट फॉर द गवर्नमेंट एंड डीपनिंग द डोमेस्टिक बॉन्ड मार्केट। अच्छा, इट ऑल्सो एनहेंसेस इंडियाज इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट while strengthening the credibility of its macroeconomic framework। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के साथ वो और एनहेंस होता जाएगा। भाई अभी तो हमने सिर्फ कैपिटल मार्केट के हमारे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स करे थे ना, म्यूचुअल फंड्स करे थे, दूसरे स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू करे थे। अब गवर्नमेंट भी उस चीज के अंदर आ गई है, गवर्नमेंट भी अपने बॉन्ड्स इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च कर रही है, इंटीग्रेट हो रहे हैं हम लोग ग्लोबल मार्केट के साथ में, दूसरी कंट्रीज के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी सरकार के पास पैसा आ रहा है, फॉरेन करेंसी आ रही है। और इस सबसे जब सरकार के पास इन्फ्लोज अच्छे रहेंगे तो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो ओवरऑल नेशन का है वो भी स्ट्रेंथन होता जाएगा। क्लियर। फिर एक चीज आई थी ग्रीन बॉन्ड और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अंडर डेट इंस्ट्रूमेंट्स। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को तो मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, ये गवर्नमेंट स्कीम्स की वीडियो के अंदर ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक वीडियो है, उसको आप लोग चेक कर सकते हैं। ग्रीन बॉन्ड्स के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट ने क्या करा, जो उनका डेट पोर्टफोलियो से डाइवर्सिफाई करा, एक उन्होंने ग्रीन बॉन्ड्स बोले और एक उन्होंने गोल्ड बॉन्ड्स बोले। और जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, ये एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए हैं। जैसे कोई बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट लगाया जा रहा है, चाहे सोलर की फॉर्म में हो या विंड की फॉर्म में हो, विंड मिल का कोई प्लांट लगाया जा रहा हो, तो गवर्नमेंट जब इस तरह के काम करती है तो उसके लिए उन्होंने स्पेसिफिकली ग्रीन बॉन्ड्स लॉन्च किए कि इन बॉन्ड्स का जो भी पैसा आएगा वो रिन्यूएबल एनर्जी में या क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या फिर जो पब्लिक बोरोइंग है विद क्लाइमेट गोल्स उसको अलाइन करने के लिए ली गई है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर क्या होता है, ये ऑल्टरनेटिव है फिजिकल गोल्ड के लिए। ठीक है, इसमें गोल्ड प्राइसेस से रिलेटेड लिंक्स मिलते हैं, डिटेल आप लोग उस वीडियो के अंदर देख पाएंगे। दोनों ही प्रोडक्ट जो है डाइवर्सिटी देते हैं बॉन्ड मार्केट में और डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट आती है रिटेल डायरेक्ट जी सेक स्कीम बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको नॉर्मली रिटेल डायरेक्ट स्कीम भी बोला जाता है या फिर रिटेल डायरेक्ट जी सेक स्कीम भी बोला जाता है या सिंपली रिटेल डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये स्कीम क्या थी, इट इज लॉन्च टू इनेबल इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स टू डायरेक्टली इन्वेस्ट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है रिटेल डायरेक्ट स्कीम की, आरबीआई की, वीडियो केवाईसी करा के आपको अपने केवाईसी पूरा करना है और आप फिर वहां अपने बैंक अकाउंट से लिंक करके डायरेक्टली गवर्नमेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सॉरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको इसमें किसी ब्रोकर की नीड नहीं है। अंडर दिस स्कीम रिटेल इन्वेस्टर्स कैन ओपन अ रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट and participate in both primary auctions and secondary market trading of government securities। बैकग्राउंड की अगर बात करें तो इनिशियली क्या था, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट था ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए था, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, एफपीआईज। क्योंकि मेजरली मार्केट जो है इसका लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के अलावा हमारा हमारा सारा शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का होता है, ज्यादातर टी बिल्स वगैरह का। लोगों को समझ नहीं होती कैसे करना है कैसे नहीं करना है, बट फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि अगर लोगों के लिए भी इस मार्केट को ओपन कर दिया जाए, एक तो मार्केट की रीच बढ़ेगी, सरकार के पास पैसे का इनफ्लो बढ़ेगा, लोगों के लिए भी एक डाइवर्स ऑप्शंस आएंगे अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज का। तो रिटेल पार्टिसिपेंट पहले इनडायरेक्ट था, मेनली थ्रू द डेट म्यूचुअल फंड्स। उसकी वजह से क्या था, ट्रांसपेरेंसी कम होती थी, डायरेक्ट एक्सेस नहीं था। इस इम्बैलेंस को एड्रेस करने के लिए और सोवरेन डेट को डेमोक्रेटाइज करने के लिए आरबीआई ने रिटेल डायरेक्ट जी सेक स्कीम लॉन्च की थी। ये 2021 में लॉन्च हुई थी, 2021। ऑब्जेक्टिव क्या था स्कीम का, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू इनेबल इंडिविजुअल रिटेलर्स इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट डायरेक्टली इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विदाउट द नीड ऑफ इंटरमीडियरीज। ये बात बहुत ध्यान से रखिएगा कि आरडीएस के अंदर, रिटेल डायरेक्ट स्कीम को हम शॉर्ट में आरडीएस भी बोल देते हैं, आरडीएस के अंदर इंटरमीडियरीज की नीड नहीं है। बाकी जगह आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको ब्रोकर्स चाहिए, स्टॉक ब्रोकर्स आपको चाहिए, तभी आप
उसके अंदर करते हो तो यूजुअली किसी ऐप के थ्रू होता है, वो ऐप अपना चार्ज लेती है, जैसे ग्रो हो गई या फिर ज़ेरोधा हो गई। तो इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, broaden the investor base of the bond market, improve market depth and reliance, enhance transparency and cost efficiency। ये हमारा स्कीम का एम है। रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट या फिर आरडीजी, इसकी अगर बात करें क्या होता है, तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स होता है वो ये अकाउंट खोल सकते हैं आरबीआई के साथ में, ये चीज तो क्लियर हो गई। ठीक है, अकाउंट डायरेक्टली आरबीआई के साथ खुलेगा, कोई इसकी कॉस्ट नहीं है। सिक्योरिटीज आपकी डीमेटेरियलाइज फॉर्म में होंगी, क्योंकि सब कुछ हमारा डीमेट होता है। डीमेट अगर हो रहा है तो किसी ना किसी डिपॉजिटरी के साथ में होगा। हमारी कौन सी डिपॉजिटरी है? सीडीएसएल एक डिपॉजिटरी है और एनएसडीएल एक डिपॉजिटरी है। लिंक टू द इन्वेस्टर्स बैंक अकाउंट फॉर सेटलमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप अपना बैंक अकाउंट उसके साथ लिंक करेंगे, और जो भी आपके बीच में ब्रोकरेज या इंटरमीडिएरी चार्जेस होते थे वो आपके हट जाएंगे। तो इससे क्या हुआ? दिस मेक्स द आरबीआई द कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। तो यहां पे अगर क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि कौन सी स्कीम के अंदर आरबीआई सिक्योरिटीज के लिए कस्टोडियन का काम करता है, तो वो आता है रिटेल डायरेक्ट स्कीम के थ्रू। कौन सी सिक्योरिटीज के लिए कस्टोडियन बनता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए। बात ध्यान रखिएगा कि जो भी आरबीआई एज अ कस्टोडियन है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए है। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि आपकी जो इक्विटी सिक्योरिटीज है उसके लिए इनमें से कौन कस्टोडियन बन सकता है, नहीं बन सकता है, तो आरबीआई तो नहीं बनेगा। बट अगर यही क्वेश्चन आ जाएगा कि बॉन्ड मार्केट में इनमें से कौन कस्टोडियन बन सकता है, उसमें अगर आरबीआई ऑप्शन में है तो आपको वो ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए अंडर रिटेल डायरेक्ट स्कीम एक्ट एज अ कस्टोडियन फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। इंस्ट्रूमेंट्स क्या है इसके अंदर हमारे पास? स्कीम के अंदर आप किस चीज में, कौन सी सिक्योरिटीज ऐसे जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो? आप टी बिल्स में कर सकते हो, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कर सकते हो, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में कर सकते हो, और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में कर सकते हो। दिस प्रोवाइड रिटेल इन्वेस्टर एक्सेस टू रिस्क फ्री एंड डाइवर्सिफाइड डेट इंस्ट्रूमेंट्स। पार्टिसिपेशन इसका प्राइमरी मार्केट में क्या है? रिटेल इन्वेस्टर्स कैन पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द प्राइमरी ऑक्शन ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कंडक्टेड बाय आरबीआई। मैकेनिज्म्स, इन्वेस्टर सबसे पहले अपने बिड प्लेस करेंगे रिटेल डायरेक्ट पोर्टल पे, एलोकेशन होगा उसका कट ऑफ यील्ड पर ताकि फेयरनेस रहे। इनेबल रिटेल इन्वेस्टर्स टू बाय बॉन्ड्स एट इशुएंस सिमिलर टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इससे क्या होगा? जो एसिमेट्री है इन्फॉर्मेशन की वो खत्म हो जाएगी और प्राइस ट्रांसपेरेंसी रहेगी। तो सब कुछ आपकी आंखों के सामने आपकी ऐप में रहेगा। सेकेंडरी मार्केट की अगर बात करें तो सेकेंडरी मार्केट में जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो बाय एंड सेल करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इन द सेकेंडरी मार्केट। अब जो ट्रेड भी होगा वो आरबीआई के रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म के थ्रू होगा। प्राइसेस इसके मार्केट डिटरमाइन होंगे, जो मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस हैं वो प्राइसेस को इसमें डिटरमाइन करेंगे। प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड एग्जिट ऑप्शंस टू रिटेल इन्वेस्टर्स। आपने अगर बॉन्ड खरीद लिया तो आपको कभी भी पैसे की नीड पड़ी आप वहां पे अपना बॉन्ड बेच सकते हो। दिस ब्रिजेस द गैप बिटवीन इंस्टीट्यूशनल एंड रिटेल पार्टिसिपेशन। तो इसमें क्या होता है, जो पहले सिर्फ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल्स या क्यूआईबीज या फिर एनआईआईज वही लोग जो करते थे, बड़ी कॉर्पोरेट जो इन्वेस्ट करती थी, वो ना करके आपके मेरे जैसे लोग भी इन्वेस्टमेंट इसके थ्रू कर सकते हैं। ये इसका एडवांटेज है। इंडियन बॉन्ड मार्केट में इसका इंपैक्ट क्या है? इंपैक्ट सबसे पहले तो ये कि आपका इन्वेस्टर बेस बढ़ गया, मार्केट स्टेबिलिटी बढ़ गई, लिक्विडिटी और डेप्थ बढ़ जाएगी, सो लिक्विडिटी और डेप्थ, मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन होगा अच्छे से, फाइनेंशियल लिटरेसी और हाउस होल्ड पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। जब हाउस होल्ड पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो क्या होता है कि आपकी जो सेविंग्स है वो धीरे धीरे मोबिलाइज होने लगती हैं। पहले तो आपका और मेरे जैसे खूब सारे लोगों का मान लीजिए छोटा छोटा पैसा 1-1 हज़ार 5-5 हज़ार करके बड़ा बड़ा अमाउंट बनता है जो गवर्नमेंट के पास जाता है। दूसरा, हम लोगों को छोटे छोटे अमाउंट पे सेविंग्स होनी शुरू होती हैं, तो सेविंग्स की एक हैबिट इनकलकेट होने लगती है। फाइनेंशियल लिटरेसी हमारी बढ़ती है कि अब हम लोग स्टॉक्स में भी लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी लगा रहे हैं, एफडी आरडी में भी लगा रहे हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी लगा रहे हैं। तो जब पोर्टफोलियो इस तरह से डाइवर्सिफाइड होता है तो उसमें रिस्क हमारा कम होता है। क्लियर? सिग्निफिकेंस क्या है गवर्नमेंट बोरोइंग्स का? जब पार्टिसिपेशन हमारा बढ़ेगा तो वही बात जो मैंने आपको बोली थी कि मोर डाइवर्सिफाइड एंड रेजिलियंट हो जाएगी ना, कंसंट्रेशन रिस्क जो है कम होने लग जाएगा, और पोटेंशियल रिडक्शन इन बोरोइंग कॉस्ट ओवर द लॉन्ग टर्म। इससे हमारा सस्टेनेबल पब्लिक डेट मैनेजमेंट को सपोर्ट भी मिलता है। अब हम लोग कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइसेस एंड यील्ड? बॉन्ड प्राइस और यील्ड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप बताने के लिए कौन सी चीज है हमारे पास? ऑप्शन ए, इंक्रीज कूपन रेट raises yield, market interest rate changes affect present value of future cash flows, bond prices rise when credit risk increases, yield remains fixed irrespective of the market condition। 5 सेकंड लीजिए, देखिए कि आपको इसका आंसर समझ आया। आंसर इज ऑप्शन बी, मार्केट इंटरेस्ट रेट चेंजेस अफेक्ट
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज। ये हमने डिस्कस करा था। जो इंटरेस्ट रेट रिस्क भी होता है वो भी यही बताता है कि इंटरेस्ट रेट अगर चेंज होता है तो आपका फ्यूचर का कैश फ्लो चेंज होने लगता है। दैट इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइसेस एंड यील्ड। Bond prices adjust to the changes in the market interest rate because yield reflect the discounted value of the future cash flows। ठीक है, yield क्या करता है, फ्यूचर कैश फ्लोज का डिस्काउंटेड वैल्यू आपको बता रहा है, जिसकी वजह से अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट चेंजेस होते हैं तो उस केस में क्या होगा, आपके बॉन्ड प्राइस एडजस्ट होते जाएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन इंडिया। दे आर इश्यूड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, दे कैरी नो क्रेडिट रिस्क, दे आर ट्रेडेड ओनली इन द प्राइमरी मार्केट। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी नहीं है? पहली स्टेटमेंट तो सही है। यूजुअली क्रेडिट रिस्क भी इनमें नहीं होता है, नेग्लिजिबल क्रेडिट रिस्क माना जाता है क्योंकि सोवरेन बैकिंग होती है। अब यहाँ पे G-Secs की बात हो रही है तो हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दोनों ही हम लोग इसके अंदर काउंट कर लेते हैं, डेटेड की बात नहीं हो रही है। दे आर ट्रेड ओनली इन द प्राइमरी मार्केट, ये चीज हमारी गलत हो गई। ये हमारी प्राइमरी मार्केट में भी होती है, सेकेंडरी मार्केट में भी होती है। आंसर इज ऑप्शन बी 1 एंड 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज आर द पार्ट ऑफ इंडियन बॉन्ड मार्केट। इनमें से इंडियन बॉन्ड मार्केट का पार्ट क्या क्या है? ट्रेजरी बिल्स, कॉर्पोरेट डिबेंचर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या कॉमर्शियल पेपर्स। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखो तो जो हमारा ट्रेजरी बिल्स और कॉर्पोरेट डिबेंचर्स हैं ये तो पार्ट है, बट अगर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कॉमर्शियल पेपर्स की बात करें ये हमारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हमने इसको पढ़ा था मनी मार्केट में अलग से। टी बिल्स एंड डिबेंचर्स आर बॉन्ड मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, सीडीज एंड सीपीज बिलोंग टू द मनी मार्केट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज यील्ड टू मैच्योरिटी ऑफ अ बॉन्ड क्या बताता है? यील्ड टू मैच्योरिटी के लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या है? क्या कूपन रेट ऑफ बॉन्ड बताता है? बिल्कुल नहीं। क्या करंट यील्ड ऑन द बॉन्ड बताता है? बिल्कुल नहीं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इफ द बॉन्ड इज हेल्ड टिल मैच्योरिटी। अगर आपने बॉन्ड को मैच्योरिटी तक रखा हुआ है उस समय जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आता है वो हमारे यील्ड टू मैच्योरिटी से पता चलता है। यील्ड अर्न ओनली फ्रॉम द इंटरेस्ट पेमेंट्स नहीं। तो जो मैच्योरिटी वाला हमारा पॉइंट है, पॉइंट सी, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो गया। आंसर इज ऑप्शन सी। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच फैक्टर प्राइमरली डिटरमाइन द टर्म स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट का टर्म स्ट्रक्चर क्या होता है? टर्म अपने आप में पीरियोडिक वैल्यू हो जाती है, तो क्या क्रेडिट रेटिंग होगा? बिल्कुल नहीं। लिक्विडिटी कंडीशन होगा? बिल्कुल नहीं। टाइम टू मैच्योरिटी, जब टर्म आ गया मतलब टाइम की बात हो रही है, टाइम टू मैच्योरिटी। कूपन पेमेंट फ्रीक्वेंसी होगा? बिल्कुल नहीं। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। कुछ क्वेश्चंस इसमें बेसिक्स भी हैं, जब मैं डिटेल में आप लोगों के लिए इनके क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, अलग से एक सेशन होगा क्वेश्चन आंसर्स का, उसमें कुछ हम बिल्कुल बेसिक ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग मल्टी सेलेक्ट करेंगे, फिर हम लोग केस बेस करना शुरू करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीरो कूपन बॉन्ड। दे आर इशूड एट अ डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट फेस वैल्यू। तो पहली चीज तो सही हो गई। दे डू नॉट कैरी री इन्वेस्टमेंट रिस्क। री इन्वेस्टमेंट रिस्क भी इसमें नहीं होता क्योंकि इंटरेस्ट का तो इसमें कुछ पे आउट ही नहीं है। द ड्यूरेशन इज ऑलवेज लोअर देन कूपन बॉन्ड। तो जब ऑलवेज की बात आ गई ना तो ऐसा हमेशा तो नहीं होता, हो भी सकती है ड्यूरेशन कम, ज्यादा भी हो सकती है। जैसे टी बिल्स है उसके अंदर ड्यूरेशन काफी कम है, 91 डेज की है, 182 डेज की है। डेटेड सिक्योरिटीज कोई है उसमें ड्यूरेशन ज्यादा हो सकती है, तो ऑलवेज वाली बात गलत हो जाएगी। तो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। आंसर इज ऑप्शन बी। Zero coupon bonds have no reinvestment risk but exhibit higher duration than the comparable coupon bonds. An increase in inflation expectations generally leads to, अगर आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उसमें क्या हो सकता है आपके साथ में बॉन्ड के केसेस में? इंक्रीज इन बॉन्ड प्राइसेस, डिक्लाइन इन नॉमिनल यील्ड्स, इंक्रीज इन नॉमिनल यील्ड या नो इम्पैक्ट ऑन बॉन्ड प्राइसेस। तो बॉन्ड प्राइसेस को तो इम्पैक्ट डिक्रीज नहीं करेगा क्योंकि हम इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं, डिक्लाइन भी नहीं करेगा, बॉन्ड को नो इम्पैक्ट करेगा ऐसा भी नहीं होगा। तो जो नॉमिनल यील्ड होगी बॉन्ड की वो आपकी इसमें इंक्रीज होती है। Which of the following risks is the most relevant for long term bonds? लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट हमने क्या पढ़ा था? मैंने बार बार बोली थी कि जो इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में ज्यादा होता है। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इन इंडिया। क्या क्या स्टेटमेंट है? दे जनरली ऑफर हायर यील्ड देन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बात तो सही है। क्रेडिट रिस्क इज अ सिग्निफिकेंट कंसिडरेशन। ये भी हमने बात करी थी कि क्रेडिट रिस्क इनमें ज्यादा होता है। दे आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड को नहीं करता। कॉर्पोरेट बॉन्ड को कौन करता है? सेबी करता है। तो ऑप्शन 1 एंड 2 आर इसके करेक्ट हो गए। नेक्स्ट पर चलते हैं।
व्हाट डज अ फ्लैट यील्ड कर्व टिपिकली इंडिकेट? जो हमने यील्ड कर्व पढ़ा था उसमें जो फ्लैट यील्ड कर्व होगा वो हमें क्या बताता है? स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एक्सपेंशन? बिल्कुल नहीं। ये था स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एक्सपेंशन का। हाई इन्फ्लेशन? बिल्कुल नहीं। एक्सेस लिक्विडिटी इन द मार्केट? बिल्कुल नहीं। जब आपका फ्लैट यील्ड कर्व आ रहा है मतलब अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये हमने वहां पर भी पढ़ा था जब यील्ड कर्व हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अनसर्टेनिटी होती है फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिसिपेंट्स प्लेज अ की रोल इन द सेकेंडरी बॉन्ड मार्केट? क्या प्राइमरी डीलर्स उसके अंदर होते हैं, या म्यूचुअल फंड्स उसके अंदर होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, थ्रेशोल्ड्स होते हैं, सॉरी हाउस होल्ड? तो अब हमारा सेकेंडरी बॉन्ड मार्केट में की रोल की बात कर रहे हैं, तो की रोल में प्राइमरी डीलर्स तो रहेंगे ही रहेंगे, म्यूचुअल फंड्स भी रहेंगे रहेंगे, इंश्योरेंस कंपनीज भी रहेंगे रहेंगे। हाउस होल्ड जो होते हैं इनका पार्टिसिपेशन अभी बहुत ज्यादा कम है, अभी ये की रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। तो की रोल इज प्लेड बाय ओनली बाय द फर्स्ट थ्री, 1 2 एंड 3। आंसर इज ऑप्शन बी। ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ मेजर ऑफ। तो बॉन्ड ड्यूरेशन क्या होती है? बॉन्ड ड्यूरेशन हमने पीछे भी पढ़ा था, सेंसिटिविटी ऑफ बॉन्ड प्राइस टू इंटरेस्ट रेट चेंजेस। यही हमारा ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड होता है और यही ड्यूरेशन रिस्क होता है, कि जो बॉन्ड प्राइस की सेंसिटिविटी होती है वही ड्यूरेशन रिस्क हमने पीछे पढ़ा था। तो इसमें आगे ऑप्शन देखने की नीड ही नहीं है, ये हमारा ऑप्शन ए हो गया इसका आंसर। Duration measures the sensitivity of bonds price to change in the interest rate. Higher duration implies greater price volatility for a given change in yield. Clear? आगे देखते हैं अब। Which of the following leads to increase in bond duration? बॉन्ड ड्यूरेशन के लिए इसमें क्या बढ़ रहा है? हायर कूपन रेट के बॉन्ड ड्यूरेशन बढ़ाता है, शॉर्टर मैच्योरिटी बढ़ाता है, फ्रीक्वेंट कूपन पेमेंट बढ़ाता नहीं। जो लोअर यील्ड टू मैच्योरिटी है इससे बॉन्ड ड्यूरेशन हमारी बढ़ती है। तो बॉन्ड ड्यूरेशन इज इंक्रीज बाय द लोअर यील्ड टू मैच्योरिटी। Answer is option D. The lower yield to maturity increases the present value weight of a distant cash flows. This raises duration, making the bond more sensitive to the interest rate changes. In Indian context, state development loans क्या होते हैं, SDL क्या होते हैं? तो SDL हमारे वो bonds होते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है, उन्हें हम SDLs कहते हैं। ठीक है। A rise in policy repo rate by the central bank is most likely to। अगर गवर्नमेंट सॉरी अगर आरबीआई ने आपका पॉलिसी का रेपो रेट बढ़ा दिया तो उससे क्या होगा? उससे आप ये देखिए, उससे एक तो हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, ठीक है, वो इंटरेस्ट रेट राइजिंग सिनेरियो आ जाएगा। तो क्या बॉन्ड प्राइसेस इमीडिएटली बढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं। यील्ड रिड्यूस होगी अक्रॉस मैच्योरिटीज? बिल्कुल नहीं। हैव नो इम्पैक्ट ऑन द मार्केट? बिल्कुल नहीं। क्या होगा? आपकी इंक्रीज यील्ड होगी और रिड्यूस बॉन्ड प्राइसेस होंगे। ठीक है, मतलब जो आपके बॉन्ड प्राइसेस हैं उनके प्राइस कम होने लग जाएंगे, जो हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, और यील्ड बढ़ने लग जाएगी। The answer is option D. An increase in the policy repo rate tightens liquidity and raises market interest rates. Higher yield lead to a decline in existing bond prices due to inverse price yield relationship. क्योंकि प्राइस यील्ड का रिलेशनशिप इनवर्स होता है, तो अगर हमारी उसकी यील्ड बढ़ेगी, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो यील्ड बढ़ेगी ना, यील्ड बढ़ेगी तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड प्राइसेस के रेट्स हमारे कम होने लग जाएंगे, डिक्लाइन होने लग जाएंगे। ये हमारे कुछ एमसीक्यूज थे। एक डिस्क्रिप्टिव आंसर को देखते हैं हम लोग इसमें, एक दो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स करने की कोशिश करते हैं। Explain the structure of the Indian bond market. Discuss the roles played by the government securities and corporate bonds in ensuring financial stability and efficient monetary policy transmission. मैं सारे क्वेश्चंस आपको 15 मार्क के हिसाब से करा रहा हूं। इन केस अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, कोई पार्ट आता है, तो आप उसको खुद से भी फिर इसमें अटेम्प्ट कर पाएंगे, अगर आपको पता है क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है। वही मेरी कोशिश है इसके अंदर। इसको लिखना किस तरह से है, पहले इंट्रोडक्शन करेंगे जिसके अंदर हम लोग बॉन्ड मार्केट बताएंगे कि कैपिटल मार्केट का सेगमेंट है जो कि डील करता है डेट इंस्ट्रूमेंट्स में ना। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में इसका रोल हम लोग ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन के बारे में बताएंगे। आंसर्स मैं आप लोगों को सेपरेटली दूंगा। मैंने पिछले वीडियो में आंसर देने की कोशिश करी थी, बट वो मेरे को ऐसा तरीका सही नहीं लगा कि मैं बस आंसर रीड करता जाऊं। तो रेदर देन दैट, मैं जब पीडीएफ कंपाइल करूंगा डिटेल में सारे आंसर्स की, वहां पे मैं आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स भी प्रोवाइड करूंगा। इन द मीनवाइल आप लोग खुद से लिखने की कोशिश कीजिए इन आंसर्स को। क्या लिखना है वो मैंने आप लोगों को दिया है। लिखना कैसे है, पहले जो वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा उसके थ्रू लिखने की कोशिश करिए। जो ऑलरेडी आप लोगों को पता है और जगहों से पढ़ पढ़ा कर आप लोगों को जो आइडिया मिला है उससे लिखने की कोशिश करिए। नेट पे सर्च करिए थोड़ा इन चीज़ों के लिए। क्या होगा कि आपको खुद का कंटेंट बना पाएंगे आप लिखने के लिए। मैं तो फिर लास्ट में आपको दे ही दूंगा सब कुछ।
स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन बॉन्ड मार्केट, दो मेन सेगमेंट हम इसके अंदर बताएंगे, हमारा गवर्नमेंट जो हमारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स है और हमारे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, ये हमारा इसके अंदर आ जाएगा। फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का क्या रोल है, हम लोग जी सैक्स के बारे में बताएंगे कि रिस्क फ्री बेंचमार्क इंस्ट्रूमेंट्स है, लिक्विडिटी स्टेबिलिटी देती है, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन में इनका रेट होता है रेपो रेट के थ्रू, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू। फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड का हम लोग रोल बताएंगे कि लॉन्ग टर्म फंडिंग मिलती है कॉर्पोरेट्स को, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन बैंक्स, इंप्रूव फाइनेंशियल रेजिलियंस, है ना, लिंक कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड एंड क्रेडिट स्प्रेड विद मॉनेटरी पॉलिसी सिग्नल्स फॉर एफिशिएंट ट्रांसमिशन। फिर कंक्लूड कर देंगे कि जो वेल डेवलप्ड गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट होगा वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एनहेंस करता है, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन को स्ट्रेंथन करता है, वाइल डीपर कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट रिमेंस अ की रिफॉर्म प्रायोरिटी, क्योंकि कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट अभी भी हमारा इतना डीप नहीं है। इस तरह से इसका कुछ आंसर आप लोग बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड की फीचर्स ऑफ द रिटेल डायरेक्ट स्कीम, हाउ डज द स्कीम कंट्रीब्यूट टू ब्रॉडनिंग द इन्वेस्टर बेस एंड स्ट्रेंथनिंग द इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। ये पूरा जो भी हमने रिटेल डायरेक्ट का पढ़ा था पूरा एज इट इज यहाँ पे लिख दो, आपका इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। किसी एक डिस्क्रिप्टिव में आया हुआ है आरबीआई में 2025 या फिर 24 या 23 में से, पिछले 3 साल में से किसी एक डिस्क्रिप्टिव में आरडीएस को डायरेक्टली पूछा गया है। इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि रिटेल डायरेक्ट स्कीम क्या होती है, जिसके अंदर गवर्नमेंट जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जीसैक मार्केट को डीप कर रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ रहा है। ऑब्जेक्टिव बताएंगे आप स्कीम का क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर बेस बढ़ाना है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का ओवर रिलायंस कम करना है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है। की फीचर्स आप लोग बताएंगे, ये सब कुछ हमने पढ़ा है इसके अंदर कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर, टी बिल्स आते हैं, डेटेड जीसैक्स आती हैं, एसडीएल्स आते हैं, प्राइमरी ऑप्शन सेकेंडरी मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करके रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ब्रॉडनिंग ऑफ इन्वेस्टर बेस कि इजी है, एक ऐप के अंदर आपका सब कुछ आ रहा है, इसमें आपकी इंटरमीडियरीज नहीं है, जो ब्रोकरेज फीस होती है वो आपकी खत्म हो जाती है, जिससे कि हाउस होल्ड सेविंग्स आती हैं, हाउस होल्ड इसमें इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जब कैसे ये उसको स्ट्रेंथन कर रहा है, स्ट्रेंथन करने के भी मैंने 4-5 पॉइंट्स पीछे दिए थे, आपको वही एज इट इज लिख देने हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द बॉन्ड मार्केट इन दिस वीडियो। ये मेरा मेन टेलीग्राम का हैंडल है, इसके थ्रू आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। जो आरबीआई का डेडिकेटेड ग्रुप है टेलीग्राम का, उसका लिंक ऑलरेडी कमेंट बॉक्स में है, वहां से आप डायरेक्टली ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आरबीआई के स्ट्रेटेजी वीडियो के थ्रू आप उस लिंक पे पहुंच के वहां से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चंस हम लोग अलग से डिटेल में लेकर आएंगे, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के हैं। इन क्वेश्चंस को मत सोचिएगा कि ये लेवल एग्जाम का है, डिस्क्रिप्टिव ऐसा ही आ सकता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव का लेवल थोड़ा सा इससे अलग होगा, वो हम लोग विद द टाइम देखेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा। जो भी डाउट्स हैं आप उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे को टेलीग्राम पर भेज दीजिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।